अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 2 है। सबको खुश आमदीद कहते हैं और इंशाल्लाह इस दुआ के साथ भी कि अल्लाह ताला करे कि इंशाल्लाह आज का सेशन भी एक प्रोडक्टिव सेशन साबित हो और सेशन के आखिर में हम कुछ अच्छी काबिल अमल तजावीज़ दे सकें इंशाल्लाह। मैं चूँकि महफिल का बाकायदा आगाज़ है आज की इस प्रोग्राम का, तो मैं तिलावत कर लेता हूँ। फिर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जनाब, बगैर मैं किसी लंबी तमहीद के हम आज भी कल की ही तरह एक एक सेक्टर को लेकर चलेंगे और मेरा ख्याल है आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे पहले ही है, वो टैक्स रिलेटेड है। आवाम के लिए बहुत अहम तरीन चीज़ है। आम आदमी जब भी कोई बजट डॉक्यूमेंट पेश होता है तो वो हमसे ये सवाल कर रहा होता है कि भाईजान बाकी सब तो ठीक है, वो नंबर शंबर जो भी है ये बताएं टैक्स कितना लग गया हमारे लिए, क्या कितना महंगा हो जाएगा और क्या कितना नहीं। तो जाहिर हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के दावे ये हैं कि ये एक बड़ा तारीखी बजट इसलिए कि हमने आवाम पे कोई भी उस तरह से इजाफी टैक्स उस अंदाज से नहीं लगाया। और जाहिर है मुखालफत जो लोग करते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये दावा इसलिए गलत है कि आप तो खुद कह रहे हैं कि हम इतने ज्यादा इजाफी टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो आप जाहिर है कहीं टैक्स लगा रहे हैं तो ये अब इजाफी टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे ना पिछले साल के मुकाबले में। और गवर्नमेंट का, फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी दावा रहा है कि हम जो है वो टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ऑलरेडी जो टैक्स है उसका हम टैक्स रेट बढ़ाने के बजाय टैक्स बेस बढ़ेंगे। दावा ये नया नहीं है, दावा ये भी बचपन से सुना है और ये अमल इसमें कितना नया है या नहीं ये जानते हैं। तो मैं जरा, बहुत ही रेलेवेंट स्पीकर है हमारे पास ऑफ कोर्स, बल्कि मैं कहूंगा सबसे रेलेवेंट है ज़िशान मर्चेंट साहब, जो कि प्रेसिडेंट है कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। हम इंशाल्लाह 15 मिनट्स ई स्पीकर रखेंगे। तो ज़िशान भाई, आप आगाज में कुछ अपनी मासूमाना गुजारिशात कर लें, उसके बाद हम कुछ मासूमाना सवालात कर लेंगे। सर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। जो ओवरऑल बजट को हमने देखा और बहुत अरसे तक बहस भी करते रहे, काफ़ी जगहों पे इसका डिस्कशंस भी होते रहे, तो मुझे एक मुनासिब और बैलेंस बजट इन ऑल टोटलिटी लगता है। यकीनन कुछ अहदाफ ऐसे हैं कि जो एम्बिशियस हैं, टैक्स टारगेट जो बढ़ाया गया है वो एम्बिशियस है, चूंकि वो बढ़ाया गया है अजम्पशंस पे। तो अल्लाह करे कि ये अजम्पशंस जो है वो पूरी हो जाए तो टैक्स टारगेट भी अचीव हो जाएगा। ओके। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इम्पेटस बहुत है इकोनॉमी में, और चूंकि हमारी पैरेलल इकोनॉमी बहुत ज्यादा चलती है, तो इस वजह से जो है हमारे टैक्स टारगेट्स जो है वो हम अचीव करने में नाकाम रहते हैं। और उस वजह से हमें रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो लगाने पड़ते हैं, जो अमीर और गरीब का डिफरेंस नहीं देखते और अमीर और गरीब को इक्वली हिट करते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इस बजट की खास खास चीजें कि इसमें क्या अच्छा किया है, इस पे हाँ। यकीनन जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए एक मिनिमम टैक्स रिजीम और एक कम टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत अच्छा है। इससे ना सिर्फ जो है डॉक्यूमेंटेशन में इजाफा होगा, बल्कि वो स्मॉल सेक्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग है करते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग में होंगे उनको जो है कम टैक्स देना पड़ेगा। और इससे जो ओवरऑल जो हम बेस की बात करते हैं ना, कि हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ता, वो हाँ। हाँ। बढ़ने में जो है शायद कामयाबी हो सकती है, प्रोवाइडेड प्रॉपर इन्फोर्समेंट होती है। दूसरा जो एक चीज जो हमने बजट की स्पीच की हद तक और उससे पहले भी कई दफा फाइनेंस मिनिस्टर से सुना, वो ये सुना कि इस साल के बाद जो है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तो जुलाई से कोई भी नोटिस इशू नहीं किया जाएगा नया। हाँ। सुनने हाँ। में बहुत अच्छी बात लगती है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। क्योंकि इस वक्त की पोजीशन ये है कि हर टैक्स पेयर के केस में जो है 4 और 5 साल के नोटिस इशू ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगले 5 साल तक तो वैसे ही नोटिस रहेंगे। तो ये बात करना कि हाँ। इशू नहीं होंगे नोटिस, तो मेरे ख्याल से एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन वो नोटिस चलते रहेंगे जो ऑलरेडी इशू हो गए हैं। हम्म। सिमिलरली जो एक चीज मैं समझता हूँ कि इस बजट में जो मुझे नजर नहीं आई, वो रिटेलर्स के लिए कोई ऐसी स्कीम जैसे कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए लेके आए हैं, उनको केटर नहीं किया गया। सिमिलरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इस बजट में केटर नहीं किया गया, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, सीनियर सिटीजन की सारी जो सेविंग्स होती है, या तो बैंक में होती है, या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में होती है। सही है। और अगर उसको जो है वो नॉर्मल टैक्स कर दिया जाएगा, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा ज्यादती है। सेविंग पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका होता है टैक्स पेयर, और उस पर दोबारा से नॉर्मल रेट पे टैक्स देना, ये ज्यादती है। मेरे ख्याल से इसको विजिट करने की जरूरत है। सिमिलरली जो बात हम कर रहे थे जैसे रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स को जैसे एसएमईज को एक फिक्स टैक्सेशन का निजाम दिया गया,
रिटेलर्स को भी हम समझते हैं कि निज़ाम देना चाहिए था, ताकि वो भी सिस्टम में आते, उनको फिक्स टैक्स में लेके आते। लेकिन बहरहाल एक कोशिश बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ 5,400 तक तो अचीव कर जाएंगे। अगले 400 जो है वो टेक्निकल है, वो अच्छा। टेक्निकल जो है वो कैसे होगा वो देखना है। कुछ सैलरी वालों पे बोझ डाला है, जो कि ऑलरेडी हार्ड और ऑनेस्ट फोर्स टैक्स पेयर्स होते हैं, उनको मजीद टैक्स किया गया है इस साल। बट अदरवाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो छोटी गाड़ियां हैं उन पे टैक्स कम किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे टैक्स कम किया गया है। और एक डायमेंशन नजर आती है। एक चीज जो मैं रिटेलर्स के अलावा इस बजट में मिसिंग समझता हूँ, हाँ वो ये हाँ। है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया। देखें, हम्म, हम इस वक्त इंपोर्ट डोमिनेटेड कंट्री हैं, और जब तक हम जो है ये चीजें यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा आउट रहेगा। तो उसको अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा यहाँ पे किया जाता, उनको भी कोई ना कोई ऐसा पैकेज या टैक्स रिलीफ या टैक्स क्रेडिट दिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि एक एक अच्छा इम्पेटस और मिल जाता। तो ओवरऑल मैं ओके। समझता हूँ कि बजट अच्छा है, बट ये है कि कुछ परेशानियां और कुछ मजबूरियां तो होंगी, क्योंकि फिलवक्त ये 5,800 उन्हीं से लेना है जो सिस्टम में है, यानी कि वही 30 लाख लोग जिन जो सिस्टम में है उनसे ही फिलहाल लेना है, तो जिशान अनलेस। का जब आप ये कह रहे हैं कि उन्हीं से लेना है जो सिस्टम में है, तो इसका मतलब फिर ऐसे बहुत सारे मजीद इनकलाबी इकदाम की जरूरत है और वो नहीं हुए हैं कि उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो कि टैक्स नहीं दे रहे। दावे तो हो रहे हैं 3 सालों से, अभी हम करंट रिजीम की जो की बात कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब अभी वी आर येट टू सी दोज मेजर्स कि वो लोग जो साइड पे बैठ के मुझे और आपको देखते रहते हैं कि देखो ये वसीम बदामी का तो टैक्स कट के ही आ गया और दिशान मिश्रा ने दे दिया, और वो जो मोहम्मद हुसैन नहीं दे रहा वो अभी भी नहीं दे रहा, उसके लिए इकदाम नहीं किए वो गए। वो मुझे और आपको पागल समझते हैं, और वो खुद हम्म। साथ में बैठ के साथ में हमारे साथ बैठ के हंस रहे होते हैं कि देखो तुम हाँ। फंसे हुए, और हम तो फारिग हैं। हम्म। ना हमारा ऑडिट है, ना हमारी यस। विद होल्डिंग टैक्सेस है, कोई नोटिस ना भी हम नहीं पे है हमें, कोई पेनल्टी हरेसमेंट नहीं है, है, कुछ नहीं। ना हम पे हाँ। कोई नोटिस है, ना अरेस्ट होते हैं ना हरेसमेंट है। ये सारे हाँ। के सारे चीजें आपके मेरे और उन तमाम लोगों के जो सिस्टम में है उनके नसीब में लिखी है और उनके मुकद्दर का हिस्सा है। अब तो करना क्या है? हाँ, मैं गवर्नमेंट जब एग्जैक्टली आई मेरा थी, सवाल ये था कि हाँ आप प्रिसाइसली हाँ बताएं कि भाई आप ये करें ताकि वो हाँ, इतना बड़ा तबका अच्छा जो टैक्स नेट में नहीं है उसको लाएं, वो प्रिसाइस देखिए, इकदाम बताएं। बहुत 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 सिंपल, अगर आप इसको अगर थोड़ा सा देखें कि हम जब गवर्नमेंट ऑफ ये जो नई गवर्नमेंट आई थी, तो इन्होंने आने के कुछ अरसे बाद ये ऐलान किया था कि इस्लामाबाद में 75,000 लोग ऐसे हैं कि जो हाई नेटवर्थ, जिन्होंने रेंट पे प्रॉपर्टियां दी हुई हैं और उनको हाई नेटवर्थ रेंट मिलता है और वो सिस्टम में नहीं है। इसी तरह से हमने देखा था कि कोई 14,000 लोगों की एक लिस्ट शायद हुई थी कि जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं और वो सिस्टम में नहीं है। क्या उन लोगों को आज तक सिस्टम में लिया गया? आई एम सॉरी, नहीं लिया गया। अब हम्म। करना क्या चाहिए? आपका जो CNIC है वो आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कि जिससे हर चीज आपकी लिंक होती है, चाहे आपकी सही प्रॉपर्टी बात। हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो या एयरलाइन टिकट परचेज कर रहे हो, तो हर चीज तो मौजूद है। इसको सिर्फ एक जगह पे करनी है। मेरी सजेशन FBR को ये मैंने की कि मैंने कहा कि जी आप ये कीजिए कि मेरा क्रेडिट कार्ड का डेटा आपके पास, मेरा हाँ। यूटिलिटी बिल्स का डेटा आपके पास, मेरी ट्रेवलिंग का डेटा आपके पास, मेरे हर खर्चों का डेटा आपके पास। आप मेरे एक्सपेंसेस को मेरे रिटर्न में डाल दीजिए और बोलेंगे जीशान मर्चेंट साहब, इनकम आप अपनी खुद अपनी मर्जी से भर दीजिए। ये खर्चे हैं जो डॉक्यूमेंटेड खर्चे, रजिस्टर्ड खर्चे हमारे आपके पास है, और आप हम्म। इसके बेसिस पर इनकम खुद भर लें। एक चेंज आना शुरू हो जाएगी कि यार हाँ, अगर मेरे 25 लाख रुपए खर्चे हैं और मैं इनकम आज से पहले 5 लाख रुपए दिखा रहा था, तो ये तो सामने सामने नजर आ जाएगा कि कुछ यस। गड़बड़ है। तो एक चीज ये कीजिए। तो मुझे प्लीज मोबाइल ये समझाया टेलीफोन, ना ऐसे में कि अगर ये इतना ही सिंपल है जो कि वाकई लग रहा है सिंपल है, तो हो क्यों ना रहा है ये इतना सिंपल काम? सुनते आ रहे हैं बचपन से, और अगेन डर ये है कि बूढ़े ना हो जाए सुनते सुनते ये। यार वसीम भाई, विल ऑफ द गवर्नमेंट का मसला है। चाहे ये हम्म। गवर्नमेंट हो, चाहे इससे पहले की गवर्नमेंट हो, चाहे उससे पहले की गवर्नमेंट हो, चाहे उससे पहले की गवर्नमेंट, प्रॉब्लम क्या है? आपका ट्रेडर कम्युनिटी दो 1994 में मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी रिगार्डिंग रिटेलर्स। 1994 में जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में 30 लाख रिटेलर है, और आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारे पास 30 लाख रिटेलर है। तो मुझे हम्म। समझ में नहीं आता कि क्या 94 से हम 2021 में दाखिल हो गए, तो ये क्या रिटेलर्स इतने ही हैं हमारे पास? जबकि पाकिस्तान जो है दुनिया के 11वें नंबर पे रिटेल की मार्केट है, ओ। दुनिया के 11वें नंबर पे।
तो तो अच्छा, क्वेश्चन अभी ये जो है कुछ कि इकदाम बता रहे हैं शौकत तरीन साहब, मसलन वो कहते हैं कि मैं 80,000 पॉइंट ऑफ सेल्स एडिशनल डालूंगा, फिर वो कहते हैं कि जनाब मैं इतना अट्रैक्टिव बना दूंगा कि दुकानदार से लड़ेगा कस्टमर के भाई मुझे कच्ची पर्ची नहीं पक्की पर्ची चाहिए, मैं उस पर हर महीने पता नहीं लाखों अरबों के इनामात दूंगा। ये एक मासूमाना अप्रोच है या एक बड़ी स्मार्ट अप्रोच है आपके ख्याल में? देखिए, इसमें दोनों अप्रोचेस हैं ये। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि पिछले पूरे 2 सालों में ये 10,000 पीओएस लगा सके। तो अब कौन-सी ओ, और जादू इस की एक छड़ी अकेले साल लगाएँगे? में 80,000 का दावा कर जी, रहे हैं वो, कौन-सी और ये जादू की दावा छड़ी 80,000 लगाएँगे? मरतबा दोहरा चुके हैं वो। जी, जी। और वो अब कहते हैं कि मैं लगा दूँगा, वल्लाह आलम कैसे होगा? अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि हम्म। रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटल्स को लॉ में ये तरमीम लेके आया कि वो पॉइंट ऑफ सेल लगाएँ। सही है। पॉइंट ऑफ सेल का जो सिस्टम है वो सेल्स टैक्स की जो लोग रजिस्टर है उन पे एप्लीकेबल है। हम्म। अब सेल्स टैक्स में ना रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है ना हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है क्योंकि ये दोनों प्रोविंशियल टैक्सेस देते हैं और प्रोविंशियल सर्विस टैक्सेस में रजिस्टर्ड है, यानी हम्म। एसआरबी पीआरए में रजिस्टर है। तो टेक्निकली ये लोग हम्म। रजिस्टर हो ही नहीं सकते, इनका सॉफ्टवेयर इसका केटर ही नहीं कर सकता इसको। ओ। तो सारा ओ। रेस्टोरेंट सेक्टर आउट हो गया, सारा हॉस्पिटल सेक्टर आउट हो गया, सारा अकाउंटेंट सेक्टर आउट हो गया। जितनी 12 सर्विस सेक्टर्स को ये लेके आए हैं पीओएस में वो सारा का सारा आउट है क्योंकि ओ। कोई भी ओ। सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होगा। तो इस वक्त इनको अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। तो हम्म। एम्बिशियस दावे बहुत सारे हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन एक सोच जरूर है। देखिए पॉजिटिविटी जरूर है कि हाँ सही है। ये करना है, क्योंकि आप एम हाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे, सही है, मैं हाँ ये सही। समझता हूँ कि एक सोच अच्छी है, एक डायरेक्शन नजर आ रही है कि ये चीज करनी है, और कैसे करनी है उसके कुछ उन्होंने जो रूट्स हैं वो मुतय्यन किए हुए हैं। सिर्फ और लिख अब के भी जो बहुत कुछ है। अच्छा जिस इसमें में इसमें भी जरा कमेंट करें ना कि ये जो हैरेसमेंट जाहिर है बिजनेस कम्युनिटी का, मैं भी पॉलिटिकल उसकी तरफ नहीं जाता जाहिर है क्योंकि मैं सियासतदानों के साथ नहीं बैठा हूं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को भी हैरेसमेंट के बहुत सारे इश्यूज को फेस करने पड़े। मुझे ऐसा लगता है, आप इस पे कमेंट करें कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर 1000 मरतबा कह चुके हैं कि हैरेसमेंट नहीं होगी। वो ये भी कह चुके हैं कि एफबीआर करेगा ही नहीं, थर्ड पार्टी होगा, सेल्फ असेसमेंट कर दे टैक्स पेयर, बाकी थर्ड पार्टी वो होगा। गिरफ्तारी अगर होगी तो वो कहते हैं कि खाली मेरे लेवल पे होगी वो। आप इससे यानी चलो माजी से तो बहुत बेहतर अप्रोच नजर आ रही है, लेकिन आप इससे भी बेहतर, इससे मुतमईन है आपके ख्याल में नहीं? गिरफ्तारी के लेवल पे बात जो, चूंकि बड़ा अफसोसनाक है ना कि एक बंदे को आगे को पकड़ के ले गया, टीवी चैनल में टिकर चल गई थी कि वसीम बदामी साहब को गिरफ्तार। वो बेशक 6 महीने बाद क्लियर हो गया, लेकिन इज्जत का तो सत्यानाश हो गया, सारा बेड़ा गर्क हो गया ना। बेशक, और बेशक। कारोबारी आदमी डरता है इस बात से, एंड राइटली सो, जाहिर बात। तो ये ठीक है, ये आपके ख्याल में ये इंडिविजुअल के गिर्द नहीं घूमना चाहिए? भाई आज का वजीर खजाना हो सकता है कि बहुत जबरदस्त आदमी हो जो कि किसी के भी कहने पे विक्टिमाइजेशन ना करे, कल का वजीर खजाना परसों का वजीर खजाना का तो नहीं पता। तो भाई फिर ये क्या गारंटी है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं जिसका इस गवर्नमेंट से कोई रौला पड़ गया है, फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में मेरी गेम, वो एक साइन करेगा मैं अंदर होऊंगा। तो इसमें ऐसा सिस्टम नहीं बन जाना चाहिए कि भाई किसी भी इंडिविजुअल के गिर्द घूमे ही ना सिस्टम? देखिए होता क्या है इस वक्त, ये पावर्स जो अरेस्ट के हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अरेस्ट के हम्म। पावर्स जो हैं इस वक्त एक 16 ग्रेड और उससे ऊपर के ऑफिसर को दिए हुए हैं। तो हमने सही है। ये चीज कही कि भाई ये तो आपने उसको दो धारी तलवार दे दी है कि वो इधर से भी मारे और उधर से भी मारे। अगर तो हम्म। वो करप्शन करता है और मैं उसके करप्ट एलिमेंट्स को पूरा नहीं करता हूं तो मुझे अरेस्ट करने की धमकी दे देगा, और अरेस्ट हम्म। करने की धमकी दे देगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक चीज तो ये हमने कही कि ये जो है एक ऑफिसर के पास नहीं होना चाहिए ये पावर। सही है। अब उसको उन्होंने कहा कि नहीं ये ऑफिसर के पास से हम हटा देते हैं, इसको चेयरमैन या उससे ऊपर के लेवल पे जो है हम डील करेंगे, और ये बेसिकली नॉन फाइलर्स के लिए होगा, फाइलर्स के लिए नहीं होगा, जो हमने तकारीर के हद तक सुना है। तो अगर सही ये है। फाइनेंस एक्ट में आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता ठीक। हूँ कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा तो वो उस हद तक सही है। अब जहां बात करते हैं हम हेरासमेंट की, तो हम्म। यार हेरासमेंट का मसला ये है कि हेरासमेंट एक वैसे बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है। हाँ अब वो सही बात। सब्जेक्टिव टर्म यूं है कि अब हैरेसमेंट जब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक माइंडसेट ठीक ना हो। अब मेरा माइंडसेट क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा हैं और मुझे तनख्वाह कम मिलती है। तो अब मुझे हम्म। तनख्वाह कम मिलती है तो मुझे तनख्वाह अपने खर्चे तो पूरे करने हैं। तो अब मैं खर्चे कैसे पूरे करूंगा? कि कोई हम्म। ना कोई जरिया इस्तेमाल करूंगा कि मेरे पास वो पैसे आ जाए। तो अब सही है। प्रॉब्लम है, एक तरफ हाई टारगेट्स रखे जाते हैं टैक्स के, ऐसा नहीं कि वो टारगेट्स पूरे नहीं हो सकते। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, इन्फोर्समेंट का इशू है, वंस वो आप चैनलाइज में कर लें तो वो तो पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप एफबीआर के लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे या उनको मार्केट लेवल सैलरीज, अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर हाँ। सकते हैं कि 2 लाख या 3 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला जो है वो करोड़ों और अरबों रुपए का टैक्स लगाए और वो टैक्स लगा हम्म। के टैक्स रिकवर भी करे? मुश्किल है। यानी इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ करना क्या चाहिए? माइंडसेट, यस, ऊपर के लेवल पे टॉप हायरार्की पे चेंज हो गया, ये सही बात है। मैं कैंडिडेटली एडमिट करूंगा, लेकिन अभी उसको नीचे के लेवल पे आने पे कुछ टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हो रहा है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक हो सकता है। तो यानी ये ऐसा इश्यू नहीं है कि जो ठीक ना हो सके। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये जब तक आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब तक लोगों को हाँ समझाएंगे नहीं कि ऑडिट्स होने कैसे हैं। आपने थर्ड पार्टी ऑडिट का जिक्र किया, थर्ड पार्टी हाँ। ऑडिट पहले भी अप्लाई हुआ था, पहले भी फेल हुआ था, आज फिर करने जा रहे हैं, अब ये फिर फेल होगा। इसके पीछे अच्छा। बुनियादी वजह है। वजह क्या है ओके। कि मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेट एंटिटीज किसी ना किसी फॉर्म्स में अपने अकाउंट्स भी बनाते हैं, उनका ऑडिट भी होता है, और वो ऑडिट जो है वो ऑडिट करने के बाद रिटर्न भी फाइल होती है। लेकिन हम्म। एक चाय वाला, एक पान वाला, एक छोटा परचून वाला, एक नॉर्मल छोटा बिजनेस करने वाला ना बुक्स प्रॉपर बनाता है, ना उन हाँ। बुक्स का कभी ऑडिट होता है। तो चार्टेड अकाउंटेंट करेगा कैसे उसका ऑडिट? चले, एक तो जगह सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी जो उसके पास बुक कीपिंग वगैरह नहीं थी, उसका वो एक कैसे ऑडिट करेगा, एक क्वेश्चन। फिर अब कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो टॉप कंपनीज हैं पाकिस्तान की, सही है। अगर हाँ हाँ उनका ऑडिट करते हैं आप, तो उन्होंने तो वैसे ही बिग फोर से ऑडिट करवाया वही है ना। हाँ तो हाँ। आप क्या उस बिग फोर के ऑडिट को चैलेंज करने जा रहे हैं? ओ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो तो अच्छा, ये ये बहुत सारी ठीक है। तो मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल भी है, ये हारून अहमद जान साहब का सवाल है, इसी से फिर हम क्लोज भी करते हैं अपनी डिस्कशन निशान भाई। वो ये कहते हैं कि शुड देयर बी, आप बताएं आपको कितनी ये एक प्रैक्टिकल तजवीज लगती है जो सवाल की सूरत में आई है। कहते हैं शुड देयर बी अ जॉइंट मैकेनिज्म, परहैप्स अ कमेटी ऑफ ऑल अकाउंटिंग बॉडीज इन पाकिस्तान फॉर टैक्स ऑडिट्स टू बी परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स, इज इट डूएबल? I believe that a mix of such can be doable at this point of time. If the FBR wants to have this third party audit, perhaps an officer or a representative of there should be, first of all, I feel that there should be a sectoral audit, sectoral based audit, like for ओके। instance textile sector, like for instance let's say restaurant sector, like for instance cement sector, so that all in the chain are audited, and the books and accounts of each and everybody could be checked, and the sector is cleansed, one, and the sector is regularized, two. And at that same time, yes, I would totally, I'm of the view that a joint mechanism could be, because a sector specific expert should be there along with a करेक्ट। chartered accountant and a representative of the department. Because if the chartered accountant only goes for an audit, there can be a challenge and a situation as to how this will, what will be the audit procedure to be adopted. So, हम्म। because the methodology of the tax department is totally different vis-a-vis the tax audit, the audits, external audit done by the auditor. So, I would feel yes, मेरे ख्याल से इसको कलेक्टिव ऑडिट किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बात कर रहा हूँ कि ये पहले भी फेल हुआ था, तो मैं हम्म। नहीं समझता कि ये अभी भी डिजायर्ड रिजल्ट्स यील्ड करेगा। और आई होप एंड आई विश कि अगर इसको अडॉप्ट किया जाए, तो इसके रूल्स एंड मैकेनिज्म्स और प्रोसीजर्स लेट डाउन किए जाए, एंड सही परहैप्स है। यस, आई वुड एग्री टू एन एक्सटेंट के एक जॉइंट मैकेनिज्म फॉर्म होना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच दिशान भाई, दिशान मर्चेंट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मैं इसको सर कंक्लूड करता हूँ आपकी बात से कि भाई एक मुस्बत बात ये है कि समत अच्छी है, माइंडसेट अच्छा है, माइंडसेट चेंज है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि बस ये चूंकि मुस्बत सोच मुस्बत हो गई है तो आज सोचा है तो ये कल हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारी रुकावटों को Yes. अबूर करना है। तो जब ये मेहरबानी की है कि माइंडसेट चेंज किया है, तो फिर साथ साथ ये जो जिमनी सारी तजावीज आ रही हैं उनको भी जहन में रखें, ताकि वो जो आपने सोचा है, वो जो आपने कहा है कि हम ऐसा करेंगे, वो आप कर गुजरे। मैं इसको इस अंदाज से वो कंक्लूड करता वो हूँ। थैंक यू वन स्टेप जी। एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम वाली बात है ना, बेबी स्टेप्स एंड करेक्ट। वन स्टेप एट अ टाइम। यस यस सर, थैंक यू दिशान बच्चन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने टैक्सेशन के हवाले से बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्टर की तरफ आते हैं, यानी कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट सारा साल जारी रहती है। इंटरेस्टिंगली मैंने अपने करियर का आगाज भी जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक अपडेट से किया था, जब मैं एक बिजनेस प्लस टीवी चैनल का रिपोर्टर था और हम सारा सारा दिन वहीं पे गुजारते थे। तो जनाब ये एक ऐसा इसके बारे में हमेशा मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे अगर ये स्टॉक मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही हो तो इसको साबित करती है कि देखो ये इस बात का सबूत है कि इकोनॉमी कितना अच्छा चल रही है, कि देखें इंडेक्स कहां से कहां पहुंच गया। और अपोजिशन ऑफ द डे वो कोई भी वो कहती है कि भाई ये आपसे किसने कह दिया कि इकोनॉमी का बैरोमीटर है स्टॉक मार्केट, तो और बहुत सारी चीजें। तो बहरहाल इस बजट में भी हर बजट की तरह स्टॉक मार्केट के और कैपिटल मार्केट्स के हवाले से भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं। इस पर क्या राय रखते हैं फरीद आलम साहब, जो कि सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटीज, उनसे पूछते हैं
और फिर जरा कुछ मासूमाना सवालात भी करेंगे इस दौरान। बिल्कुल अगर मुझे यहाँ सवालात देना चाहे तो हम उन सवालात को भी इंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फरीद आलम साहब, सीईओ एकेडे सिक्योरिटीज, आप क्या मुझे सुन सकते हैं सर? बिकॉज मैं फरीद साहब कभी देख नहीं पा रहा। फरीद साहब मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। फरीद साहब अगर आप रिकनेक्ट कर सकें, बिकॉज आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, हमें आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अगर हमें कोई और ये तो स्पीकर रेडी हो, या फिर हम एक दफा चेक कर लें पहले कि अगर फरीद साहब देख लेते हैं, फरीद साहब अगर एक दफा रिकनेक्ट कर लें तो। जिशान भाई, फरीद साहब कर रहे हैं रिकनेक्ट, मीनवाइल जरा मुझे ये तो बता दें, ये ना करते भी जो कर दिया इन्होंने कि भाई हम सैलरी क्लास को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो भी, लेकिन वो करते करते जो है वो गरीब की 2 दिन की खुशी भी नहीं रही, वो जनाब वो मेडिकल पे उसके लग गया। तो ये क्या हुआ भाई? मेरे ख्याल से अगर इसको, वो कहते हैं ना, बादी नजर में देखा जाए तो बड़ा हार्ड स्टेप हो गया सैलरी टैक्स पेयर के लिए, कि वो जो है पहले ही मैं सैलरी वालों को वैसे हमेशा ऑनेस्ट फोर्स टैक्स पेयर कहता हूँ, क्योंकि उनकी तनख्वाह से टैक्स कट के मिलता है उन्हें, तो उनके ऊपर टैक्स तो वैसे ही कट गया होता है। लेकिन ये जो मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस ऑलरेडी खर्चा हुआ होता है, यानी खर्चे पे अगर टैक्स कर देना तो ये बड़ा ज्यादती है। इससे वो 10 बिलियन रुपए एडिशनल कलेक्ट करेंगे, मेरे ख्याल से आटे में नमक के बराबर होगा कि जो उनका बजट का टैक्स टारगेट है उसको पूरा करना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर इसको अगर एक और एंगल से देखा जाए वसीम भाई, तो इसमें ये भी जरूर है कि इन पर्क्स की बेसिस पे जो है बड़ा सारा पैसा जो है इन एम्प्लॉइज को दे दिया जाता है, चाहे ये मेडिकल अलाउंस हो या जो स्पेशल अलाउंस था कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। अब वो फॉर इंस्टेंस किसी काम से पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो उस मद में ना सिर्फ वो अलाउंस उसकी टीएडी है, बस उसके अलावा भी बहुत सारा पैसा जो एक्चुअली सैलरी में जाना चाहिए वो इस अलाउंस में निकाल के उसको एग्जेम्प्ट क्लेम कर लिया जाता था। तो अगर इसको दो तरीके, दोनों एंगल से देखें, तो एक तो ये कि यकीनन उन लोगों को हिट पड़ेगी कि जिनको जेन्युइन उतना ही मिलता है जितना उनका इंटाइटलमेंट है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो ये उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई है कि जो इन अलाउंसेस की मद में अपनी सैलरी का एक पोर्शन इधर कवर करके उस पर टैक्स नहीं देते थे। तो दोनों साइड को देखना पड़ेगा, न्यूट्रली देखना पड़ेगा। सही है, तो सही है। अगर इस एंगल से देखें तो दोनों साइड को, एक साइड को रोका गया है और एक साइड को शायद हिट पड़ी है। और प्लस इसमें जो प्रोविडेंट फंड जिनका 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट है उस पर 10% टैक्स करने की बात की गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत हार्श है, इसको रिविजिट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पीएफ पे टैक्स कट चुका होता है और उसके अगर प्रॉफिट पे टैक्स कट रहा है तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो गई है और ये कोई मासूमाना इकदाम नहीं किया गवर्नमेंट। सही है, सही है। मैं जरा देखता हूँ फरीद आलम साहब हमें कनेक्ट कर पाए हैं या नहीं। फरीद आलम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं सुन पाऊँ या नहीं। सीईओ एकेडे सिक्योरिटीज है फरीद आलम साहब हमारे साथ? नहीं, अनफॉर्चुनेटली उनसे हम कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं फरीद आलम साहब से। तो क्या हम हिरा साहबा की तरफ बढ़ सकते हैं? हिरा, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी हिरा अलीम साहबा? हम देखते हैं अगर हिरा साहब हमसे कनेक्ट कर पाए। देखिए, टैक्सेशन का इशू इतना दिल से करीब है मेरे कि मुझे कोई कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं तो निशान भाई से इस पे 1 करोड़ सवाल करते थे। वो कहते हैं ना, वो सुनते थे ना, बोले क्या बात है, आप बोलते चले जाएंगे, इंशाल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैसे निशान भाई, जरा मुझे एक क्विकली अगर ये एक बताएं तो सही कि हम हमेशा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की उसमें फंसे रहते हैं डिबेट में। ये हम बाकी ममालिक को छोड़ दें, रीजनल इकोनॉमीज में कितना परसेंटेज चलता है रफली, और हमारे यहाँ कितना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? क्योंकि जाहिर तभी बहस यही कहते हैं कि भाई जो आदमी अफोर्ड कर रहा है, यानी माचिस की डब्बी पे करोड़पति ने भी उतना टैक्स देना है जितना जो है वो महीने के 18,000 कमाने वाले ने देना। आप डायरेक्ट टैक्सेशन करें ताकि जरा बैलेंस बेहतर हो। तो क्या ये रीजनल कितना परसेंटेज और हमारा कितना है? मैं आपको बताऊं, हमारा पाकिस्तान का रेशियो इस तक है कि 62% जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और 38% और उससे आसपास जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। उसकी वजह क्या है? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस अमीर और गरीब को तफरीक नहीं करता, जो यूजर होता है उसको वो टैक्स लग जाता है। यानी फॉर इंस्टेंस, आप माचिस लेने जा रहे हैं, आप आइस बैग लेने जा रहे हैं, आप कोई भी चीज ग्रोसरी करने जा रहे हैं, अगर वो रिटेल पैकेजिंग में तो उस पर टैक्स लग जाएगा। कोक पीने जा रहे हैं, कोई भी बेवरेज पीने जा रहे हैं, टैक्स लग जाएगा आपको। अच्छा, अब डायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो 38% है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो टैक्स बेस विजावी पॉपुलेशन है आपकी 22 करोड़, टैक्स देते हैं 30 लाख। तो वो जो 30 लाख है उनका जो टैक्स कलेक्शन का रेशियो है डायरेक्ट इनकम पे, वो हमेशा कम ही रहेगा जब तक ये टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा।
ओके जैसे ओके जैसे ओके। ये टैक्स बेस बढ़ना शुरू होगा, ये जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मिक्स है ये कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि रीजनल, आपने बात की कि रीजनल पे क्या रेट्स है। रीजनल का जो रेशो है, एक तो सेल्स टैक्स, ये देखेंगे कहीं पे भी 15% से ज्यादा सेल्स टैक्स रेट नहीं है रीजन में। 12% है, हाँ 13% है। हमने 17% इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारी मेजर कलेक्शन ही जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से यहीं से होती है। होती है, हाँ सही। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन तो बेस बढ़ता पोजीशन ही नहीं तो यही हर है साल कि 1% रेट बढ़ा देते हैं बजट में, इस साल नहीं आपको बढ़ाया आपको उन्होंने। ये जान के बड़ी हैरत होगी कि सेल्स टैक्स में पूरे पाकिस्तान हम्म में तकरीबन 1.5 लाख लोग हैं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, और अच्छा। वो तमाम सेल्स टैक्स पे करते हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स में जिन लोगों ने रिटर्न फाइल किए वो तकरीबन 30 लाख हैं, और जिनका अगर आप बाइफर्केशन करें तो तकरीबन 1200 या 1000 कंपनियां ऐसी होंगी जो पाकिस्तान का 80% टैक्स देती हैं, और हम्म बाकी 29 लाख 90 हजार या 98 हजार लोग वो हैं जो 20% पूरे पाकिस्तान का टैक्स देते हैं। सॉरी स्टेट है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। इम्पोर्ट सही सब्सिडिशन बात है। इज द नीड ऑफ तो द आवर। ये आपने इसका तो बता दिया मुझे कि सेल्स टैक्स हमारे पास रीजनली सबसे हाई है, लेकिन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का परसेंटेज भी हम सबसे ज्यादा है रीजन में हमारा, मेरे हिसाब से ज्यादा इस वजह से है क्योंकि हमारा, देखिए आप बिकॉज द देखें ना, लिमिटेड आपका नंबर जो ऑफ टैक्स इनकम पेयर्स। टैक्स, हाँ, और विद वो ओनली 3 हमारा मिलियन वन यूजर्स। परसेंट तकरीबन वन हाँ परसेंट है, हमारी पॉपुलेशन वन सही पॉइंट फाइव सही परसेंट इंडिया का यही सही। रेशो 5% है। तो आप देखें बहुत हाँ बड़ा गैप है। बहुत तो बड़ा आपकी है, सही अगर बात। आपकी पॉपुलेशन का अगर 4 या 5% लोग टैक्स नेट में आ जाए, तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ आपका जीडीपी साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो ठीक हो जाएगा, आपका जो टैक्स का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, और मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट को जो परेशानी फेस करनी पड़ती है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू जीशान साहब, बहुत शुक्रिया। प्लेजर फरीद सर। आलम साहब, को मेरी आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। फाइनली सर, चलें, ग्रेट टू हैव यू। तो सर पहले आप यही कैपिटल मार्केट्स के हवाले से आप अपना एक ओवरव्यू दे दीजिएगा विद दिस बजट और सारा कुछ, और फिर हम जरा कुछ क्वेश्चंस रखते हैं। ओवर टू यू फरीद आलम साहब, सीईओ एकेडे सिक्योरिटीज, सर। ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही, होता नहीं भाई, कि ये स्टॉक ब्रोकर्स की आवाज को दबाया जा रहा है स्टॉक मार्केट के लोगों की, और अनफॉर्चुनेटली आवाज आ नहीं रही। या देख लें, या फिर हम मीनवाइल अगर कोई हमारे पास नेक्स्ट स्पीकर अगर रेडी हो तो मुझे वो बताएं, तो बेशक उनकी तरफ चले जाएं, ताकि उसके बाद हम फरीद साहब को बेशक कर सकते हैं, बिकॉज हम कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली हम कनेक्ट ज्यादा उन्हें कर नहीं पा रहे। फरीद साहब, हम एक लास्ट अटेम्प्ट और कर लेते हैं सर, आप कुछ कहिएगा, बिकॉज आई कैन सी यू बट आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड है, कुछ समझ नहीं आ रही सर। नहीं आवाज तो नहीं नहीं, हम अनफॉर्चुनेट नहीं सुन पा रहे। क्या हम अगले, हमारे पास कोई स्पीकर रेडी है? बिकॉज फरीद साहब, हेरा भी मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है वैसे, तो अगर हम देख लें कि हाँ हेरा, आई कैन जी, हेरा साहब अस्सलाम वालेकुम, हेरा अलीम साहब, कैन यू हियर मी? यस, वालेकुम अस्सलाम। वसीम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है जी? आई थिंक देयर इज मच डिस्टॉर्शन इन द नेट, क्योंकि मेरी तरफ का भी नेट आई डोंट थिंक ये सही चल रहा है। ये मुझे लग रहा है जीशान साहब ने कोई ऐसा अरेंजमेंट किया है कि उनकी आवाज बिल्कुल फ्लॉलेस आ गई है, और बाकी सबको जो है ना उन्होंने बस ये देख लिया हमें। तो हिरा साहब, अगर मुझे आपकी आवाज आ रही थी सही, तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही थी तो हम बिस्मिल्लाह फिर आपसे करते हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर के हवाले से आप अपनी गुजारिशात कर लें, फिर हम जरा सवाल जवाब की तरफ जी बढ़ेंगे। जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है वसीम। प्लीज, सीएफओ अलहाज ऑटोमोटिव हेरा अलीम साहब, प्लीज ओवर टू यू हेरा। अच्छा वसीम साहब, देखें, जो मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि बजट में ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में क्या क्या चीजें आई हैं और क्या क्या उनके पॉइंट्स वहां पे कवर किए गए ऑटोमोटिव को लेके। तो सही है। इतनी कोई हमें इसके अंदर मेजर बहुत ज्यादा, हेलो, एम आई जी, ऑडिबल? आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर जी, हेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, तो बजट में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है ऑटोमोटिव सेक्टर को लेके। मैं 2 मेजर पॉइंट्स जो कवर किए गए हैं वो ये हैं कि एक तो जो हमारी जो छोटी गाड़ियाँ हैं अप टू 850 सीसी कार्स, उस पे जो है
सेल्स टैक्स रिड्यूस कर दिया है 17% से 12.5% पे ले आए हैं। उसके अलावा उसको जो है ना बीएटी फ्री, एफईडी फ्री और बाकी जो विद होल्डिंग टैक्सेस वगैरह है उससे सबसे फ्री कर दिया। तो बेसिकली जो इससे ये पॉइंट सामने आता है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली जो मासेस हैं, दैट पोर्शन विच कवर्स द लोअर साइड ऑफ द पिरामिड, उसको टारगेट करने की कोशिश की है और उनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है, जो हमारी जो मासेस हैं। क्योंकि हमारे जो मासेस हैं एक तरीके से एक इकोनॉमिकल कार बनाने की कोशिश की है मेजॉरिटी के लिए इकोनॉमिकल कार बनाने की कोशिश की है। बट द थिंग इज, मैं सबसे पहले इस 850 सीसी इन गाड़ियों के हवाले से बात कर लूं कि अगर ये जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दिया है ये तब तक फ्रूटफुल नहीं होगा आवाम के लिए जब तक कि गवर्नमेंट ये इंश्योर नहीं करती कि इसकी एप्लीकेबिलिटी भी हो रही है। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली हमने देखने में आया है, प्लेयर्स ऑटोमोटिव सेक्टर में देखने में आया कि इवन डॉलर भी जब गिर जाता है तो गाड़ियों की प्राइसेस वैसी रहती हैं। मतलब गाड़ियों की प्राइसेस एंड डॉलर हैज ऑलवेज एन इनवर्स प्रोपोर्शन, कि डॉलर भी गिर जाता है तो भी गाड़ियों की, वैसे नॉर्मली होता है कि अगर डॉलर बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, डॉलर कम होता है तो प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन गाड़ियों की प्राइसेस में ये देखा जाता है कि डॉलर की प्राइसेस गिरती हैं तो गाड़ियों की प्राइसेस नहीं रहती हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव दिया तो है कि सेल्स टैक्स रिड्यूस कर दिया, विद होल्डिंग टैक्सेस पे भी इंसेंटिव दिया है, एफईडी पे भी इंसेंटिव दिया है, लेकिन ये चीज एप्लीकेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि ये प्लेयर्स जो हैं ये वाकई इस चीज को इंश्योर करें कि प्राइसेस आवाम के लिए कम हो रही हैं। हमने जो एक कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से एक जो अंदाजन है वो ये है कि लाख 1.5 लाख का फर्क आता है गाड़ी पे आफ्टर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल दिस रिडक्शन इन टैक्सेस। एक 100 to 150,000 की रिडक्शन मिलनी चाहिए गाड़ी पे, 850 सीसी की गाड़ी की मैं बात कर रही हूँ। तो अब वो देखते हैं हम आगे कि वो आवाम को इतनी वाकई सस्ती पड़ रही है या नहीं पड़ रही। दूसरा जो एक पॉइंट उसमें आया है वो ईवी के बारे में बात हुई गई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है उस पर सिर्फ एक सेल्स टैक्स को रिड्यूस कर दिया अप टू 1%, और इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बिल्कुल ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री रखा जाएगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बात हुई है। बट द क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोजेक्ट जो इज दैट वायबल इन आवर कंट्री? Honestly speaking, as of now, as of today, अगर मैं बात करूं तो I don't see this happening for the coming 5 to 10 years. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोजेक्ट हमारे मुल्क में वायबल बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड टू हैव 5 to 10 years in hand, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोजेक्ट जो है सिर्फ ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए तो अब प्लेयर्स इसकी तरफ आ जाएंगे। हमें और चीजें इसके लिए देखनी है, हमें देखना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सपोर्ट करता है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रॉपर रूट्स होते हैं जिसपे ये गाड़ियां चलनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑब्वियसली पेट्रोल पे नहीं चलती हैं गाड़ियां, ये चार्जिंग और उसके थ्रू। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एस्टिमेटेड जो डिस्टेंस है वो ये कि 200 किलोमीटर वो कवर कर लेती है एक चार्जिंग में। तो अब वो नॉन स्टॉप गाड़ी चलती रहे फॉर 200 किलोमीटर्स, ये चीज इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यू नो द ट्रैफिक सिचुएशन इन आवर कंट्री, यू नो द ट्रैफिक जैम्स एंड द रोड सिचुएशन इन आवर कंट्री। तो मेरा ये पर्टिकुलर एक इस हवाले से एक ये सजेशन है कि गवर्नमेंट शुड ट्राई टू ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट इनटू कमर्शियल व्हीकल्स। हमारी जो हैवी व्हीकल्स हैं उसमें अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेस कमर्शियल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया जाए तो आई थिंक वो उसमें ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी डेवोस देख लें, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है दैट इज अ लॉन्ग राउटेड डिस्टेंस, उस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल सकती हैं, ठीक है। इंश्योर, हाँ, उसके लिए हमें अगेन वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि हर स्टेशन पे वी हैव दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के डिपोज होने चाहिए जहाँ पे एक गाड़ी स्टेशन टू स्टेशन चार्ज हो। इसके अलावा जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, आई थिंक दैट शुड हैव बीन ईवी बेस्ड। जो मेट्रो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चलाया, या जो बीआरटी प्रोजेक्ट है, बस रैपिड ट्रांजिट जो प्रोजेक्ट है जो कि हमारे हाईवेज पे और जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलेगी, आई थिंक दैट शुड बी ईवी बेस्ड, क्योंकि ईवी बेस्ड कमर्शियल व्हीकल्स में ज्यादा वायबल नजर आती है। क्योंकि हमारे प्लेयर्स हैं, अब आप ये देख लें कि अब गवर्नमेंट ने जो बजट प्रपोज किया है उसमें हम देखते हैं कि 2 मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट किया है। एक तो या तो बिल्कुल लोअर ऑफ द पिरामिड है, या बिल्कुल एक ईवी इज नो डाउट द जनरेशन ऑफ व्हीकल्स, फ्यूचर जनरेशन ऑफ व्हीकल्स, नो डाउट। बट उसमें आने में और उसकी तरफ आने में एक कंपनीज को अभी एक प्रॉपर, आप जानते हैं, इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे प्लेयर्स थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं जब वो नहीं देखते कि हमारा ये प्रोजेक्ट वायबल होगा या सस्टेनेबल होगा। तो इंसेंटिव तो दे दिया, ठीक है, इंसेंटिव दे दिया एक पार्टी को कि वो एंटर हो जाए इस मार्केट में, बट व्हाट नेक्स्ट? एक दफा मार्केट में एंटर हो गए तो सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी? So to ensure the sustainability and viability of the players in this market segment, उसके लिए जरूरी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट बैकिंग की भी जरूरत है। क्योंकि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चाइना में जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इनिशिएट हुआ था तो उसमें भी गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट प्लेयर जिसने ये इनिशिएट किया था।
इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे जैसे गवर्नमेंट ओन या गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे PSO हो गया और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको उनके थ्रू इस चीज को प्रमोट किया जा सकता है कि वो अपने पेट्रोल पंप्स पे जो उनके पंप्स हैं उस पे जो है ना वो बूथ्स EV चार्जिंग बूथ्स इस्टेब्लिश करें। तो गवर्नमेंट What I'm trying to say is that government should take part into it. गवर्नमेंट को ये बैक करना चाहिए अगर ये EV की तरफ वाकई हमारी जनरेशन को लाना चाह रहे हैं या इस सेक्टर को EV की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो फिर इसको प्रॉपरली बहुत प्रॉपरली जो है ना गवर्नमेंट की बैकिंग और सपोर्ट की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ एंड इंसेंटिव्स की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ अदर एरियाज एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट EV के इस पे तो ये बात हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने EV पे फोकस कर लिया, गवर्नमेंट ने 850 स्मॉल कार्स पे फोकस कर लिया। नाउ हम ये बात बताएं मुझे कि ये जो हमारे न्यू एंट्रेंट्स आए मार्केट में, ADP ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी 2016 टू 2021 जो गवर्नमेंट लाई थी, जिसकी वजह से बहुत से न्यू प्लेयर्स आए। क्योंकि उस पे जो है ना कुछ को ग्रीन फील्ड स्टेटस मिला, कुछ को ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का स्टेटस मिला, तो उसके तहत कंपनीज को बहुत रिड्यूस रेट पे ड्यूटीज मिली और उसके लिए इंपोर्ट्स उनके लिए बहुत सस्ती हो गई। तो ADP के थ्रू गवर्नमेंट ने इंकरेज किया कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स ऑटोमोटिव सेक्टर में आए। लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ, बीइंग अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑटोमोटिव सेक्टर वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बजट इन टर्म्स ऑफ, अब हुआ ये बेसिकली कि इट्स काइंड ऑफ अब लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट इस तरह से, क्योंकि ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी एंड ये जो गवर्नमेंट का प्रपोज बजट है, दिस फाइनेंस बजट फॉर 2021 टू 2022, दिस इज काइंड ऑफ अ मिसमैच। क्योंकि ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बहुत इंसेंटिव दिए इन टर्म्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, इन टर्म्स ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी हटा दी थी बिल्कुल, विद होल्डिंग टैक्स आपको बहुत आधा कर दिया था, सारी चीजें हुई। लेकिन इस बजट में हमें वहां विद रिस्पेक्ट टू ADP हमें इस बजट में कोई इंसेंटिव नजर नहीं आ रहा, या कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं नजर आ रही। हमें ये नजर आया कि गवर्नमेंट ने एक तरफ कोशिश की कि न्यू एंट्रेंट्स को प्रमोट करें और इंडस्ट्री में ले आए। अब न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में आ गए तो अब उनकी सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी? अब 2016 वाली जो ADP पॉलिसी थी वो एक्सपायर हो रही है दिस जून, और जुलाई में न्यू पॉलिसी इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, बट अभी तक उसके बारे में ना कोई हाइलाइट्स आए, ना कोई कमेंट्री आई है कि व्हाट इज दैट ADP पॉलिसी गोइंग टू बी ऑल अबाउट। तो उस चीज को भी देखना है कि अभी गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स को ले लिया है, आर दी स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड फॉर डिजाइनिंग दैट ADP पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 5 years, जो कि अब 2022 से 2027 तक टारगेट होगी। तो जो न्यू एंट्रेंट्स आए थे मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ दिस ADP पॉलिसी, जो लास्ट ADP पॉलिसी, इसके लिए कोई सस्टेनेबिलिटी, कोई नजर नहीं आ रही सस्टेनेबिलिटी के। अब या तो उनको दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अब ये जैसे जो सेल्स टैक्स इन्होंने 850cc गाड़ियों पे 17% से 12.5% कर दिया, तो ये जो न्यू एंट्रेंट्स आए थे जिनकी ये 1300cc से लेके 2500cc के बीच में जो गाड़ियां जिन्होंने लॉन्च की थी, उनके कस्टमर्स को क्या बेनिफिट मिला है? क्योंकि अ ह्यूज मास वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। हमने ये भी देखें कि कुछ ऐसी गाड़ियां भी आई हैं जो कि हैचबैक की प्राइस में सेडान लॉन्च हुई हैं, कुछ कंपनीज ने ऐसा भी किया है, लेकिन उन कस्टमर्स को उस सेगमेंट को बेसिकली टारगेट नहीं किया गया इन टर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स की अजम्पशन में। ठीक है, अच्छा तो हीरा, मुझे इसमें कुछ सवाल, ठीक है, ये आपने पूरा एक ओवरव्यू दे दिया, अब मुझे कुछ सवाल कुछ यहाँ पर आ भी रहे, और जाहिर है अब इसमें ये ना हो कि आप सजेशंस दें तो आपको शौकत तरीन साहब ये कह दें कि भाई, क्योंकि एक और नैरेटिव भी है कि भाई लोकल ऑटो इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन के नाम पे बहुत सारी मराहत मिली है, आपका भी अपना ओपिनियन है, वो ये ना कहते हैं कि भाई आप लोग तो खुशी नहीं हो रहे, अब क्या करें, आप लोग तो देख लें जरा। नहीं, इसमें नहीं, ना खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट जी आप कंप्लीट कर लें फिर मैं जी नहीं, मैं कह रही ना खुश होने वाली तो कोई बात नहीं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने एक तरह से बेनिफिट करने की कोशिश की हमारे मासेस को, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वो करने की कोशिश की। EV पे बात की है, जो कि EV हमारा आगे का फ्यूचर है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये खाली सिर्फ ये टू मेजर्स इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी रिडक्शन या इन टर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स रिडक्शन इज नॉट जस्ट इनफ, इसके लिए हमें और भी चीजें करनी है गवर्नमेंट। मेरा और आपका आवाज का थोड़ा सा आ रहा है, आई कैन हियर यू क्लियरली एंड सो कैन यू कैन आल्सो हियर मी क्लियरली, बट वो जरा सा वो एक इको या डिले हो रहा है थोड़ा सा। मैं एक ज़ीशान मर्चेंट साहब का एक मैसेज मैंने पढ़ा है और ये मेरा ख्याल है आई कांट एग्री मोर, और फिर मैं अगला एक सवाल भी पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि ऑल्दो दे हैव रिड्यूस्ड द रेट ऑफ टैक्स फॉर व्हीकल्स, हाउएवर द चैलेंज इज दैट देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मैं जो शहर में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता इस वक्त आप कहाँ बैठे हैं, वो तो उसको तो मैं खैर बात भी सियासी करा ना चली जाए, उसका नाम आना चाहिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि इतना बड़ा शहर है माशाल्लाह, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या बेड़ा गर्क है। और 750 मरतबा हम सोच गए कि अभी 25 मई को इतनी गाड़ियां आ जाएंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। खैर, सो नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, द इंक्रीज ऑफ स्मॉल कार्स ऑन द रोड
will not only create traffic congestion, but parking issues will also be a major problem. As a Karachiite, I can relate to it. Big cities like Karachi cannot afford more cars. Therefore, in my view, Dishant Saab कहते हैं, in my view, there is a need of public transportation system, which is currently present in most of the cities of the world, like tube system. Agree to this? यस डेफिनेटली दिस इज अगर आप देखें यही बात मैंने पहले कवर की थी अपने पॉइंट में कि ईवी ये जो ईवी का जो ईवी आ रही है हमारी, ठीक है, ये जिस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो इतनी बात हो रही है या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बात हो रही है, बेसिकली इसको टारगेट करना चाहिए फॉर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। ये जो हमारी मेट्रो सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम जब लॉन्च हुआ था ना, ऑनेस्टली वसीम, आई थिंक दैट ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है ना, दिस शुड बी ईवी बेस्ड, दिस शुड हैव बीन ईवी बेस्ड, क्योंकि मेट्रो सिस्टम भी हमारे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक फैसिलिट अपने जो हमारे पैसेंजर्स हैं जो नॉर्मल हमारे कराची आए थे, हमारे जो नॉर्मल शहरी है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए मेट्रो सिस्टम आया था। तो ये जो मेट्रो सिस्टम आया था ये एनवायरमेंटल इश्यूज भी एड्रेस हो जाएंगे और एक मॉडल भी आ जाएगा आपके सामने, फिर रेस्ट विल फॉलो। लेकिन आप ये भी देखें जरा, मैं हारून अहमद साहब का भी सवाल इंक्लूड करता हूँ, और फिर अगला सवाल उमर ज़हीर साहब का भी मेरे दिल के बहुत करीब है जो वो पूछ रहे हैं। हारून साहब कह रहे हैं ग्लोबली हाइब्रिड कार्स आल्सो कैरी टैक्स इंसेंटिव्स बट नॉट इन पाकिस्तान। एनी सजेशन इन दिस रिगार्ड? आपने इसको एड्रेस भी किया, बट इफ यू जस्ट वांट टू ऐड समथिंग ऑन इट। Sorry, come again. Your voice was broken down. Sorry, I couldn't hear you. हारून अहमद साहब कहते हैं कि ग्लोबली हाइब्रिड कार्स आल्सो कैरी टैक्स इंसेंटिव्स बट नॉट इन पाकिस्तान। एनी सजेशंस इन दिस रिगार्ड? हाँ, हाइब्रिड कार्स के हवाले से बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही बताई हूँ कि हमारी जो बजट अभी जो आया है उसमें ऑटोमोटिव सेक्टर वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इन टर्म्स ऑफ वेरी डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड मेनी मोर इंसेंटिव्स, बट अभी हमें वाकई हाइब्रिड कार्स के हवाले से कोई इंसेंटिव नजर नहीं आया। इस पर बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि लेकिन जो भी इकोनॉमिक फ्रेंडली है या जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो हमारी व्हीकल्स हैं उसकी तरफ उसको प्रमोट करने के लिए, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अभी यहाँ पे हमारे की प्लेयर्स हैं उनको इस तरफ मोटिवेट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये एक चीज होती है आपका कस्टमर माइंडसेट ये एक चीज है, जो चीज सस्ती चीज की तरफ कस्टमर आता है, स्पेशली दोज पीपल हु कैन नॉट इवन अफोर्ड द स्मॉल कार्स, तो उनको इस तरफ एक मतलब मासेस को इस तरफ शिफ्ट करने के लिए कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जोन्स की तरफ आए, उसके लिए वाकई टैक्स इंसेंटिव देना जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमें इस बजट में नजर नहीं आया, बट हु नोस के जो आने वाले साल हैं उसमें एडीपी पॉलिसी है जो डिफरेंट। सही है, पॉइंट टेकन। my last question, then I'll move on to the next speaker, अगर आप मेरी आवाज सुन पाए। और सही बात है, जो कि गवर्नमेंट ने भी बार बार शौकत ये कहा भी है कि जनाब हम वो मोटरसाइकिल वाले को कार पे लाएंगे, तो अब देखते हैं ये ऐसा कितना प्रैक्टिकल है नहीं। बहरहाल उमर ज़हीर साहब ये कहते हैं हाउ टू एड्रेस द चैलेंज, उनका मासूमाना सवाल है, हाउ टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ मेनी लोकल ऑटो असेंबली कंपनीज not passing on the tax and policy benefits on to the consumers, and there are still the quality issues. क्या आप सुन पाई हैं आवाज मेरी? I cannot hear you. अच्छा, मैं एक और अटेम्प्ट कर लेता हूँ अगर आपको आवाज जा पाए, क्योंकि कंज्यूमर भी ये कहते हैं कि ये आवाज जा नहीं पा रही ऑटो असेंबलर्स तक जो कंज्यूमर्स की है, तो मैं एक और कोशिश कर लेता हूँ कि उमर ज़हीर साहब ये कहते हैं कि भाई जो लोकल ऑटो असेंबलर्स हैं वो उनसे भी ये शिकवा रहता है कि जनाब वो टैक्स बेनिफिट्स, पॉलिसी बेनिफिट्स वो कंज्यूमर्स तक उस तरह कम्युनिकेट पास ऑन नहीं करते, और क्वालिटी इश्यूज भी हैं। Yes, Wasim, this is what I said initially कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिए तो हैं, लेकिन जो ये जो इंसेंटिव्स हैं कस्टमर सही मायनों में इंसेंटिवाइज तब होगा जब गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी पे 1,00,000-1.5 लाख का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है, एज पर दी रिडक्शन जो कि अभी इस गवर्नमेंट ने प्रपोज की है, इसमें जो है 1,00,000-1.5 लाख की रिडक्शन आनी चाहिए। लेकिन ये कितनी वाकई कस्टमर से पास ऑन हो रही है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस एंड रेगुलेशंस। उसके लिए आपका ये है कि जो उसकी आपकी ऑटोमोटिव रेगुलेशंस है, या जो आपका ये पामा है, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस होने चाहिए जो कि इस चीज को इंश्योर करें, इसके ऊपर एक नजर रखी जाए कि पास ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वरना कोई भी इंसेंटिव देते हैं, अगर वो कस्टमर तक पास ऑन नहीं हो रहा तो वो फिर दैट्स अ फेलियर। बिल्कुल, बल्कि उसका तो फिर उल्टा नुकसान है कि वो अमीर कर हो रहा है और गरीब को फायदा नहीं हो रहा, और जो है वो It's not happening.
You're not audible, Wasim. I cannot hear you. या मैंने वो म्यूट इसलिए किया था कि वो आवाज पर जरा मेरी इको की वापस आ रही है, तो मैं बस अपनी बात ही बस वो कंप्लीट कर रहा था. सो थैंक यू वेरी मच हिरा अलीम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया. A good fruitful discussion. Thank you so much, Wasim. Thanks Hira, thank you so much. Thank you, Wasim. Before thank you. Before I move on to our next speaker, Zishan Merchant साहब ने भी एक relevant clause भी add किया, इसमें कहते हैं the rate of tax under section 148 on import of hybrid cars shall be reduced as below. Engine capacity rate of reduction up to 1200 cc 100%, 1201 to 1800 cc 50%, 1801 to 2500 cc 25%. राइट. मुझे नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के मायानाज बिजनेसमैन, और ऑफ कोर्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से भी और हर हवाले से, बीजीएम के हवाले से बहुत ही मुताल्लिका नाम. इस तरह मैंने तस्करा किया था कि मैंने अपने करियर का आगाज आज से 16-17 साल पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज से किया था, और हम मुख्तलिफ बिजनेसमैन के दफातर के बाहर हम खड़े होते थे, और a few were kind enough, जब अंदर ही बुला लेते थे, जरा टाइम देते थे, इज्जत देते थे, and for sure जुबैर भाई was one of them. So जुबैर मोती वाला साहब, सर पहले तो आप to start with जरा अपनी आप निकात पेश कर दीजिएगा, फिर हम कुछ मासूमाना सवालात कर लेंगे. Actually, the subject given to me, first of all, thank you for the kind remarks, and thank you for inviting me to. See, we are talking actually about budget, but see, when you are talking about value-added sector and value-added textile, so I believe that it is the most important sector for any government to handle, and perhaps they are not handling it well. That I can definitely state, give opening remarks. That see, two figures I really want to give you. That we talk about Bangladesh all the time, and when we talk about Bangladesh, we have to evaluate what kind of value addition they're doing. So it's one way of correcting and understanding this is that what kind of value addition they do for every 1 million bales. Now, every 1 million bales, Pakistan fetches about $1.37 billion. India does 1.87. Bangladesh does $6 billion for every million bales. So that is a kind of a difference between Pakistan and the other countries. Why this is so? Because we are actually supplying raw materials to our otherwise competitors, and that we want to actually, government has to negate this, has to discourage this, and create an atmosphere which is conducive enough, which is workable enough that people are attracted towards value addition and value-added textile exports. That's what I really want to see, that this is what the scenario is, and value-added textiles have actually inched forward. We have been exporting, we are trying to export, but there are so many hurdles and so many problems which are on our way, because when you add value, you need infrastructure. And that infrastructure has got all the problems. The basic problems is that we got the problem of infrastructure, non-availability, and availability not at a right price, quantum, and quality. These are the issues which are the basic issues. And then there are many other issues which can be termed that actually what we are doing in terms of marketing in the world, in terms of competing with the competing countries, in terms of competing with the regional countries of which are actually the biggest competitors. Bangladesh, of course, stands at the highest, at the number one. Then India is there, then Vietnam, Cambodia, then Sri Lanka, India, and China, of course. So these are the countries which we're actually competing with. Now, if you look at one by one all these countries, I just can go through with this Bangladesh. Now, right now, when I'm talking to you, see, our minimum wage, which is the topic today, is, the Sindh has increased to 25,000 rupees, which is, I don't know how they've done it. There is proper minimum wage board, which is actually not suggested this kind of an increase. But anyhow, I want to give you a comparison that Bangladesh today, after their budget, they stand at $96 as a minimum wage, which is about $15,000, 15,000 rupees per rupee. And today we have, before the increase, we had 17,500. We were already ahead of them in terms of minimum wage. But okay, we got too much mangai and all those sort of things. The dearness is too much, and things are bad in Pakistan. They need a reasonable increase, and we should consider them, and whatever the circumstances, but not at this level. So, I mean, you go out of competition. Similarly, the gas prices are much higher. They're about 20 to 26% higher than Pakistan, in Pakistan than Bangladesh. Then electricity is also higher. So now, when I say all these things, I want to take you along
that what I really mean by this. All these are numbers. See, one is cotton, which is at international price. It is international price. You quote LA, London, or Karachi stock, Karachi Cotton Exchange. They are almost the same price. So that's yesteryears are gone. Today is the era, modern era, and we get the cotton. So cotton is the basic commodity which we have to add value to. Now, what remains? Remains is the conversion part, and that conversion is what you spin convert into yarn and then fabric, and then to a printed and dyed fabric, and then garment and apparels and made-ups, and that's what you do. So now in the process, all this process is called conversion of the basic commodity into a value-added product. When I say this, that this is what it is, then one is to understand that by doing this, we have to be cost conscious. We have to understand that the cost of the competing countries is not less than Pakistan. Today, the scenario is that we are about 15 to 17% higher in terms of costing, in conversion costing, with Bangladesh 10 to 11% higher than India, and so forth and so on. So how can I sell? See, if a commodity costs me 90 cents in Pakistan, how can I sell it at 80 cents? But Bangladesh can do, because that costs them at 76, 74, 75 cents. So they make money, I lose money. So that's why the biggest allegation on textile sector, and especially value-added sector, is that what you people are doing. Bangladesh is, look, they're exporting 38 billion worth of goods, and you people are still at 14, 15 billion dollars, 13 billion dollars. So what is this? These are our practical difficulties. So if I may add, if I may ask, and then we can carry on like this, because on the contrary, I remember so many statements coming from the government side, जिसका खुलासा ये होता है that the cost of doing business in the country has really gone on ideal levels in recent years. What you are saying is contrary to that. I see what through you I can offer the government, which I have been doing. I am once again floating this idea that please, government should hire a company, maybe a Switzerland company, or noblest of the companies. We will make the payments. They create a comparison chart of our conversion part. Cotton, as I've told you, the conversion part, what is the cost of the steam per kg, then what is the cost of electricity, what is the cost of this, and when it comes and you tabulate this, I have that numbers done by Messi's of Switzerland, and one more company was there. We hire that, and those numbers speak for themselves. So I mean, if claiming is a different thing and reality is altogether a different thing. So कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या? Come and hire a company and then sit down with us. So I was talking to the finance minister also on Sunday only, last Sunday, and he agreed to all these things. He agreed to all these things, and he said, "Yes, you're right. I mean, if we are, see what we want, why we are with the IMF program. What is the one-liner problem with Pakistan? One-liner problem with Pakistan is that we have to pay more and we are receiving less. That's what the problem is." And where this would come from? This would only come from exports of commodities from Pakistan. Textile is not the only commodity. Why don't we diversify? And when we will start diversifying, where we still, today, textile stands at about 58% of the total exports. I was about to ask that. What is the current number roughly? Current number is 58% textile, and remaining is the entire commodities of Pakistan, which includes everything. So I mean, if this is happening, then it is then one is to see that why this is so. This is natural, because we produce cotton. We are the 4th largest cotton producers in the world. Not in last 2 years, but we used to be. So now we're importing cotton and converting it to value-added textile. So these things one has to understand. I mean, budgets or no budgets, this is a continuous feature. But in this budget also, they've done so many other things. Are you hopeful that in the light of the conversation you had with the current finance minister, measures would be done to, lessen the cost of doing business? See, our biggest problem today is that our liquidity is blocked with the government. When we export, we pay sales tax, and then we go for refund. Now, looking at the textile entire spectrum,
and the how you go from cotton to made ups. What happens is that through passing through those 7 sectors and reaching at the exportable commodity, it takes minimum 4.5 months. The best mills of milk will do it, otherwise it takes 6 months. So my money of 17% is blocked with the government for that longer period of time. If they pay tomorrow, they don't have the money. So when I pay to them as a sales tax, it goes into one account. Pakistan has got one account. All the countries have got one account. So it goes into that account, and taking out that money and refunding me is a challenge, and that they've got different priorities. Now, priority number one is, of course, the debt servicing. Priority number one is to run the government expenditures, and so forth, paying the interest, paying the local interest, their priorities. We come at number 82 priority. So how they would refund to me? So what we are saying is that when you are refunding it, why you're collecting? And my contention with the minister was that the real progress which was made in the textile sector was during the zero rate regime, which was there, which General Musharraf did, and it lasted for a longer period of time. We doubled our export in that period of time. We doubled the machinery and installations in the country, and that's what happened. Then these people came in, brings me to my next question, which was precisely that: what has been the impact of withdrawal of a zero-rated regime for textile exporter industries? No. Sorry, can you repeat, Wasim? Sorry. I had this next question lined up: that what has been the impact of withdrawal of zero-rated regime for textile exporter industries? So because that's my pet subject. Of course, it's a very pain. You can't do this. I mean, I really fail to understand. I lost words for this. Why somebody would do it? The only reason I find is that it is interest-free money for the government. It's a money in the pipeline which they use it for overall, because today they've got 800 billion rupees of textile. It is in circulation, and they're using it, they're utilizing it as an interest-free money. So that's what I believe that should not be intention. Now, when you say that zero rating is what affected, see, this is what it is, that my funds are blocked. And to give you the numbers, Wasim, you like those numbers, that we have increased our exports by 17% plus in last year. Okay. But you'll be surprised that the number of exporters has gone down by 30%. Now that means what? That's very alarming. That the large exporters have become larger and smaller is widening. The gap is widening. And this is the fruit of zero rating. And that's what it is. I mean, that when zero rating, when there is no zero rating, their funds are blocked. Even somebody who's doing 1 container a month, try to imagine that 6 containers, 17%, 92% of your capital is now blocked. Can you work? And banks don't, lend to very small entities and SMEs. So that's what the finance minister himself agreed to as well in his budget speech. The finance minister agreed, and he has challenged me that you prove this. And I said that 20% of the textiles are utilized in Pakistan and 80% are exported. He said that the day you do it and you prove it to me that it's 80% exported, I'll do the zero rating. I'll bring back the zero rating. So I'm working on that. Are you ready to accept that challenge? Yes, it is. It's a true thing, because I can narrate you a story that if you go to the business record of some of the dates when we had an ICAP meeting last year with Hafiz Sheikh Sahab, and he challenged me. I said that why you bringing this? Why you abolishing the zero rating? It would not work. And what he said that we will collect 1,200 billion rupees. And I told him that you cannot collect more than 100 billion rupees. And you know what is the collection of the last year? It is 61 billion rupees. 61. For a 61 billion rupees of collection, you are actually engaging people who have got 1,042 according to the government's estimate. And the gentleman was expecting 1,200 billion rupees, you said? Yes, I told him. He did not believe. And then he came up with an idea. Okay, then in the second day, he actually gave it in the newspapers that one of my friends, Zubair Motiwala, he told me in the ICAP. So I've visited the whole issue, and I found out it's not 1,200, it's 1,800. Nothing happened. Nothing. So this zero rating has to be zero rated, because the liquidity of the export, you can't erode.
on one side, you are actually reducing the interest rate. You are giving a tough scheme which gives you 1% rate on capital investment. You're actually giving, and you are giving DLTL, and on the other hand, you want to use my money as an interest-free loan for the government. This is not right. So that's what this is the biggest problem. So I have two more questions here. One of which I think you have just answered already, which says what is the proportion of textile exports as percentage of total export? You said that's 58. That's correct? That's correct. Right. You just answered that. 58%. That is huge. Okay. So also, now this is my next question. Does it worry you that Aptima, etc., justify our meager exports of less than 8% of GDP by pointing out higher cost of operating instead of focusing on differentiation and value addition? Again, a part of which you've already addressed also, but if we just want to add something on it. Wasim, this is a sort of a political question for me, because I've always been, agitating against Aptima and Aptima regime, because, and they are right in their own right also. I would also say this, because they are spinners. So they are producing yarn. So yarn is a final commodity for them. And yarn for me is a raw material. It is a basic raw material for me. So when I say this, that means that, the basic raw material, I have to convert that raw material into a value-added textile. So I've got completely different problems. Now, this sales tax also, let me share it with you. Let them, call me many times that why you again spoke about this. See, when I buy yarn, they charge me sales tax. Okay? I pay them the sales tax. Now they have the sales tax with me, which they keep it to themselves, use it as cash flow, and pay after 40 days to the government of Pakistan. So, I mean, it suits them. And when they buy that cotton to convert into the yarn, so, I mean, that's their business. And the fair answer would be that if you think that we are so good, put up a spinning plant. So, I mean, fair for them, good for them. But the problem is this. So that's what I'm saying. That's why the spinners don't go for value addition. Now, value addition is good, is essential for the country at large. See, what are the byproduct of value addition? The first byproduct, which is the very, very essential requirement of Pakistan, is deployment. When you go from yarn to weaving, you hire so many people. Then from weaving to processing, you hire so many people. Then to the garment, you hire innumerous number of people. See, the garment where one machine or $1,000 of investment can give you jobs to 3 people. So that is the biggest benefit to the country. And then in the process, we are also using gas, electricity, and all those things. Then again, all those cycles are there. So the value addition is a must. And Bangladesh does not allow export of raw cotton. We should have that policy that raw cotton, yarn should not be allowed from Pakistan, but then we can't, because we don't have that kind of facilities to convert every bit of a yarn into a value-added textile. So we are doing it, but there is a scope. See, textile can only give you, I'm claiming this and I mean it, that if government support, not incentives, we don't want any cash incentives, any kind of incentive. What we want is that they should bring it at par with our competitors. And then allow me to conclude it. एक आध और सवाल है, मैं quickly वो कर लूँ. मेरा भी एक आध सवाल और रह गया, अगर time भी ज़रा कम है. लेकिन again, there's a question from Umar साहब. वो कहते हैं कि now that as per ACCA's proposal, Finance Minister has announced to issue negotiable instruments against pending refunds and continue that on an ongoing basis to settle the refunds issue. Do you envision a better liquidity situation in future? Sir, I think Umar Saab has got misinformation. This was announced by Hafiz Sheikh, and it has not been announced by Shaukat Tareen. It was announced by Hafiz Sheikh, and we were ready because beggars cannot be choosers. We had a stuck-up refund, and they said we don't have the money. So we said, okay. They said we will give you encashable vouchers, like bonus voucher scheme, and you can trade in the stock exchange or discount it at the banks. So that never came in. Government guarantee was not there, so it never worked. So I mean, even today, if they give me this kind of an offer for old refunds, I would definitely give it. But there are refunds. They've given a lot of refunds. I must say that this government it never happened. It never happened. It never happened. It never materialized. Basically, it never materialized. So this is आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्म के असर होने तक? बिल्कुल सही बात. यही बात, actually ये बात.
Actually ये बात है. तो अभी My वसीम, final question to you, Zubair bhai, is that there is a perception, which I believe is a reality, and I think you would agree, that Pakistani exporters have benefited from diversion of orders from India and Bangladesh. ज़ाहिर है कोविड की वजह से उनका बेड़ा गर्क हो गया, वो एक्सपोर्ट्स कम हो गए, हमारा थोड़ी सी लॉटरी लग गई, नेचुरली जो भी हुआ. So, do you think the exports will be affected as the impact of COVID subsidize? one has to understand the export business. See, buyer sitting somewhere in New York or somewhere in London or Paris or wherever, if he enters into an agreement with a seller from Pakistan or India or Bangladesh, he selects them at very after very minutest of investigation and know-how and profiling. When once he enters into that thing, he doesn't change the suppliers very often. So if we are able to satisfy these people, then going back to the old sellers or old exporters is unlikely. Of course, if I'm getting something for 100 rupees या $100 और उसके बाद मुझे दोबारा से $80 वाला माल मिलने लगता है, तो I will not naturally shift to सस्ता माल. मैं उसी पे आ रहा था. अब जो ना, now government is to what your question should be put forward to the finance minister, to the prime minister of Pakistan. Okay, look, they've got this market because of the COVID, because of certain things, overflow orders, or they could not supply it. So, but their cost is 17% less than Pakistan. Once they open up, the buyer would go back if we don't mend our ways, if we don't bring down our cost of doing business, cost of manufacturing in Pakistan. That is a likelihood. But one more good thing is that China has gone very expensive. China has now, labor cost has been very expensive. So those orders which are going to China, and then relations of China and United States are also in favor of Pakistan. Two, these things. Third is the GSP Plus, which is favoring us in the European market. So all these things are helping Pakistan. See, in the directions it's set, we are at the takeoff stage. The only thing is that government has to understand that we are not rent seekers. In inverted commas, we are not rent seekers. I'm offering that prepare a comparison chart, give me an even playing field where I cannot play football, cricket in the football ground because there are two poles there which will create hindrance. Give me an even playing field, and then ball is in my court. If I don't perform, withdraw everything and say and penalize me wherever you want. But these things which have come into the budget, we have discussed so many things, and we have discussed with the finance minister. He was very kind and agreed to many of our proposals. So I think that things are going in the right direction, except the zero rating. One more thing is 203A, which gives the powers to the income tax officers to arrest a 17 grade officer. That is not acceptable. All those things which are creating hurdles in way of manufacturers, marketing techniques. What we have to do, what exporters should do. Exporters should be let alone to concentrate on marketing. One more thing which I've been saying, I think through you, you've been speaking in other programs. Our demand is that commercial attaches of Pakistan, they should be appointed with our consultation, and they should be target-based appointments, that as India does. So if I'm sending Wasim Badami to, let's say, Czechoslovakia, then he should be told that the exports to Czechoslovakia from Pakistan were $50 billion. Your target is $200 million. You have to work. And a proper funding should be given to him. Then European Union and United States are not end of the world. There is ample world available where our high commissions and embassies are there. They are not working as they should. They should come under Commerce Ministry in consultation with the exporters. These appointments should be made and target based. And those who don't fulfill the target must be kicked out. This is a very interesting suggestion. Have you forwarded it already to the relevant minister? Yes, many a times. And third and last thing, Wasim Badami, I would like to say that we are talking about exports, but I think that import substitute industry is equally important. Dollar earned or dollar saved is both the same thing. What I'm saying is that China, we always talk about China, that our friendship with China is higher than Himalayas and deeper than the deepest ocean. Can't we have that? No, 16 to 18 billion dollars worth of goods we're importing from China. What I'm saying, simple thing is that our Commerce Minister should go and tell them that, look, we are importing these items. Any item which has got a tag of $2 billion, one item worth of $2 billion, we should humbly request them to have a joint venture and should be manufactured in Pakistan. If this happens,
we can increase exports by a number of things which I have said, and we can decrease our exports if we start manufacturing. Plus, Correct. the economic zones which we are building in CPAC, they should all needs to be utilized. These can be utilized by joint ventures with China. So that is what these two major things are there. Thank you so much, Zubair Motiwala साहब, and I really hope, I sincerely hope कि इंशाल्लाह आप लोगों ने जो प्रॉमिस किया है, आप लोग अपने नंबर्स से उनको ये साबित कर सके कि भाई हम डिजर्व करते हैं जो हम पूछ रहे हैं, वो जो हम मांग रहे हैं वो, और फाइनेंस मिनिस्टर भी वो कर सकें जिनका उन्होंने इजहार जाहिर किया. थैंक यू वेरी मच जुबैर मोतीवाला साहब, अ वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you Wasim, it was a very delightful conversation. Thank you sir. Jazakallah. Thank you, grateful. Thank you. So okay, moving on. Now we have our next speaker. Once again I will try and I hope कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो. इतना मुश्किल तो स्टॉक ब्रोकर्स को गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचाना नहीं हुआ होगा, इतना मुझे इन तक अपनी आवाज पहुंचाना हो गया है. और अभी भी जो है वो मुझे स्क्रीन जो निस्फ हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, उसका दूसरा हिस्सा तारीख है अभी तक, क्योंकि मैं फरीद आलम साहब से एक बार फिर उनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा, पता नहीं सुन पाऊं या नहीं. फरीद साहब कुछ आप कहिएगा, आ रही है आपको मेरी आवाज? नहीं जी, फरीद साहब की आवाज तो नहीं आ रही. आप बताएं कि हमारे पास अपने स्पीकर रेडी हैं तो हम एक दफा और ट्राई कर लेते हैं, बट मुझे आसार कुछ लग नहीं रहा, बिकॉज आप कुछ कह रहे हैं फरीद साहब, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, पिक्चर तो बिल्कुल नहीं आ रही. और उमर ज़हीर साहब ये सजेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी ये ख्याल है कि फरीद साहब को अगर हम कॉल पे ले सकें ताकि एटलीस्ट हम सुन सकें. सो यस, इफ वी कैन टेक फरीद साहब ऑन कॉल, बिकॉज अभी आई कैन सी हिम, लेकिन वो इतना स्लो इंटरनेट कनेक्शन है या जो भी प्रॉब्लम है कि वो, हाँ आप मुझे बता दीजिए तो मे बी हम या तो जो है वो अगले स्पीकर की तरफ बढ़ जाएं. और उसके बाद चूंकि हमारे पास अगले भी जो स्पीकर है बरकान सईद साहब, वो भी अगेन एक बहुत ही रेलेवेंट और बड़ी जबरदस्त, क्योंकि मैं बहुत अगेन बजट स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दो, जाहिर है एक लाखों हजारों अल्फाज होते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे और फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच होती है, बजट स्पीच, उसमें अदा किए जाते हैं. उसमें सिर्फ दो अल्फाज ऐसे थे जो कि उन्होंने 3 मरतबा रिपीट किए. तो एक एग्रीकल्चर के बारे में कहा, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, और फिर एक्सपोर्ट्स के बारे में कहा, एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. और एक्सपोर्ट्स में भी उन्होंने प्रिसाइसली जो बात की वो आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात की, जिसका उन्होंने भारत की मिसाल भी दी कि वो कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते. उन्होंने कहा 100% इजाफा हो गया है भारत की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स में, और इतने फिनोमिनल नंबर्स हैं. अगर हमें बता भी सके बरकान साहब, तो हम सब हैरान परेशान हो जाए कि दुनिया के कितने ममालिक हैं जिनका जो आईटी का जो एक्सपोर्ट है वो इतना ज्यादा है, इतना हमारा सारे का सारा नहीं है. हम $25 बिलियन पे यहाँ शादियाने बजा रहे होते हैं कि कमाल कर दिया जी, छा गए, और वहां सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट जो है वो उससे कितना ज्यादा है. तो मुझे भी जाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और जब एक्सपोर्ट जो करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस सारी बहस में फंसे होते हैं, इससे निकल सकते हैं. जॉब क्रिएशन के बहुत सारे इश्यूज हम एड्रेस कर सकते हैं अगर इस शोबे को हम एड्रेस कर लें तो. सो ओवर टू यू सर. हमारे अगले स्पीकर बरकान सईद साहब, चेयरमैन पाशा. सर अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे बुलाया आईटी सेक्टर पे बात करने के लिए. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आईटी सेक्टर के बारे में बड़ी बात की जाती है कि जी आईटी सेक्टर इज़ द फ्यूचर, और आईटी सेक्टर इज ये इस सारा कुछ इस सेक्टर ने देना है. लेकिन अगर आप पिछले इस गवर्नमेंट में भी देख लें और पिछली गवर्नमेंट में भी देख लें, तो पिछली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में देख लें, तो आप देखेंगे कि कोई खातिर खा आईटी के लिए पॉलिसी या आईटी एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने के लिए कोई इंसेंटिव कभी प्लान नहीं किया गया. उसकी सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मैंने तो मुझे तो पिछली बजट स्पीचेस में भी, ठीक है इस गवर्नमेंट पे जो गलत है उसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, करना चाहिए, मुझे किसी और जो अच्छी बात लगी उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए. इस फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में मुझे कुछ सुनने में आया लफ्ज आईटी और लगा कि संजीदगी, वरना तो सुनने में भी नहीं आता था. सुनने में भी नहीं आता था. और हमने पिछले दिनों एक रिपोर्ट निकाली और हमने कंपैरिजन किया वो बेनिफिट्स जो पिछले 20 साल से इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपींस दे रहे हैं. बांग्लादेश इस वक्त, फिलीपींस जो है इस वक्त $40 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है. उन्होंने 15-20 साल पहले स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए आईटी पे फोकस करके, और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को फोकस किया और उन्होंने सारे बेनिफिट्स दिए वर्ल्ड क्लास. सारे जो इंडिया में बेनिफिट्स थे उन्होंने दिए, और उन्होंने वो जोन शुरू की, और आज वो $40 बिलियन पे पहुंच गया. क्या उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स बता रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स बता रहे हैं? सिर्फ आईटी की बता रहा हूँ जी, आईटी की बता रहा हूँ. फिलीपींस की आईटी एक्सपोर्ट्स $40 बिलियन है. पाकिस्तान की पूरी एक्सपोर्ट जब $25 बिलियन हो गई तो हमने बंगड़े डाले कि छा गए हम, कमाल कर दिया, छा गए हम.
इसी तरह आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन है। उफ, अच्छा, अगर वो आप कहें कि जी उन्होंने क्या किया, उनके बहुत सारी चीजें वो पिछले 20 साल से कर रहे हैं। उनकी 113 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन सिर्फ आईटी की एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, उन्होंने एक अपने नेशनल लेवल पे लॉ बनाया हुआ है, उसके बाद स्टेट्स ने उस लॉ के ऊपर बेनिफिट दिया हुआ है कि अच्छा अगर कोई हमारी स्टेट में जोन बनाएगा आईटी की तो हम जमीन सस्ती दे देंगे, किस्तों पे दे देंगे, गवर्नमेंट रेट्स पे दे देंगे। हम अपने इंस्पेक्टर्स को डिसअलाउ करेंगे कि वो जोन अथॉरिटी की इजाजत के बगैर जोन में घुसे। यहाँ तो आपको किसी भी इदारे का इंस्पेक्टर उठ के, अभी तो एफबीआर को भी इजाजत मिल गई है, वो उठ के ईओबीआई का इंस्पेक्टर आके आपका ऑफिस बंद करने आ जाता है, कभी सोशल सिक्योरिटी वाला आ जाता है, कभी इस्लामाबाद एक्साइज ड्यूटी वाला आ जाता है। तो यहाँ पे तो हर कोई आपको बंद करने के लिए आ जाता है। तो उन्होंने ये सारे डिसअलाउ कर दिया कि जोन के अंदर कोई नहीं घुस सकता, और बिजली के बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट दिए। अच्छा, उसका एंड रिजल्ट है कि हमारे पास एक ही बेनिफिट था इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का, जिसपे हमें भी, क्योंकि हम एक जनरली एंटी इंडस्ट्री एक वेव पाकिस्तान में होती है, तो उस पर हमें कहा जाता है कि जी ये आईटी इंडस्ट्री को क्यों एग्जाम्पशन दे रही है। अच्छा, अगर आप वो भी बेनिफिट हमसे ले लेते हैं तो हम जो है, हम तो फिर हमारे पास तो जो हम वो पैसे सेव करके अपनी ग्रोथ पे लगा रहे हैं, और इस साल 75% ग्रोथ without any benefit to the IT sector in the last 2.5 years we have given, without any single benefit हमने ये ग्रोथ 75% दी है। और आप इमेजिन करें कि अगर जो बेनिफिट्स दे दिए जाएं तो फिर क्या होगा। अच्छा, इस दफा भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत सुनने में आया, हर एक से सुनने को आप मिलता है कि जी बड़े बेनिफिट दे दिए, लेकिन ऑन द ग्राउंड एक इस्लामाबाद में जीरो रेटिंग टैक्स रिजीम दे दी गई सेल्स टैक्स की, वो पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है। सो ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। और आईएमएफ के नेगोशिएशन में सबसे पहले आईएमएफ को जो है वो सामने रख के, आईटी सेक्टर को सामने रख के, आईटी सेक्टर की एग्जेम्पशन सबसे पहले खत्म कर दी। सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ द नेशन। और एक पाकिस्तान में डिजिटल पॉलिसी 2018 में बनी थी जिसमें यह कहा गया था कि आईटी सेक्टर को 2025 तक एग्जेम्पशन दी जाएगी। वो गवर्नमेंट ने अपनी ही पॉलिसी को साइड पे किया जो हमारे साथ कमिटमेंट थी, और मजीद के हमें कोई बेनिफिट्स देती, हमें उन्होंने एक टैक्स क्रेडिट रिजीम में डाल दिया है जिसमें हम डिपेंडेंट हो जाएंगे इनकम टैक्स कमिश्नर के ऊपर कि वो हमारा एनालिसिस करेगा और हमें बताएगा कि जी हमें आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देना है। एक प्रोसीजरल कम्प्लेक्सिटी खाम खा की डाल दी ऑन द नेम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ना मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को कंसल्ट किया गया, ना पाशा को कंसल्ट किया गया। इस बजट में भी हमने बड़ी बातें सुनी कि जी आईटी सेक्टर को बड़ा पैकेज दे दिए, कुछ भी कोई देयर इज नथिंग स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हमने ही पाशा ने एडवाइस की थी। अच्छा, हम वो वाइस सेक्टर हैं जिसने अपनी ग्रोथ के प्लान्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट को दे दिए कि अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर लें। और उसमें एक मेरा एग्जैक्टली सवाल ही आपसे ये था कि आप बता रहे हैं प्रॉब्लम्स, अब बताएं अगर प्रिसाइजली कि क्या क्या करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं आपने प्रेजेंट कर दिया है गवर्नमेंट को, आप उसका कुछ शेयर करें हमसे कि क्या फॉर एग्जांपल उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो हमने एक चीज प्रेजेंट की है कि आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करें यूथ की, और एक बड़ा प्रोग्राम करें, क्योंकि हम सालाना 45,000 आईटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस साल 75% ग्रोथ की वजह से हम उस तरह हमारे सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, रिसोर्स की शॉर्टेज हो गई है। ऊपर से जापान हैज आल्सो कम इन, और उन्होंने हमारे रिसोर्सेज डायरेक्टली हायर करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उनके मुल्क में 1 लाख रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। अब अच्छी बात है कि मुल्क से रिसोर्स जाए, लेकिन हमारा टोटल सेक्टर ही 3 लाख रिसोर्सेज हैं। जापान हायर करेगा, उनको भी वही रिसोर्सेज चाहिए जो हमें चाहिए। ठीक है, जापान जाए, लेकिन इट्स एन अपॉर्चुनिटी। आईटी सेक्टर कितने बंदों को एम्प्लॉय करता है पाकिस्तान में टोटल? एस्टिमेटेड है 2.5 से 3 लाख लोग सिर्फ आईटी सेक्टर में हैं, और उसके अलावा फ्रीलांसर भी 2-3 लाख हैं। फिलीपींस में तकरीबन 4 मिलियन लोग ये एम्प्लॉय करता है, और इंडिया में भी 4 से 5 मिलियन एम्प्लॉय करता है। तो इस सेक्टर का ये पोटेंशियल है। देखें, अगर मैं मुझे अगर ग्रेजुएट में हायर कर रहा हूँ और मुझे 70-75 हज़ार में ग्रेजुएट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएट अवेलेबल नहीं है। ग्रेजुएट की वो क्वालिटी नहीं है कि आप उसको रेडी करें इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा, और आप वो सिर्फ 45,000 जो ग्रेजुएट हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करके आप उनको अगर लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि गवर्नमेंट HEC और ये सारे प्रोग्राम्स क्रिएट करे ताकि जॉब क्रिएशन हो। और इंडस्ट्री अगर साल का लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस करती है क्वालिटी का, एकेडेमिया, तो दैट कैन ऐड $2 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स एवरी ईयर टू पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये हमारा नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था कि जी हम गवर्नमेंट को कहें कि जी आप इसके लिए कोई फंड्स एलोकेट करें, इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करें। इंडस्ट्री
जो है, ठीक है, वो जब नॉर्मल चैम्बर्स और एसोसिएशंस के साथ बात करते हैं तो गवर्नमेंट को ये फीलर आता है कि जी हर वक्त ये टैक्स की बात करते रहते हैं, हमें टैक्स की छूट दे दें, हाँ। मिनिमम टैक्स रिमूव कर दें। अच्छा, उसमें हमारा मसला ये होता है कि हम इसलिए नहीं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम टैक्स ना दें। प्रॉब्लम ये है कि हमारी एफबीआर के साथ डीलिंग ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि यार हम कहीं बाहर के मुल्क में कोई कंपनी सेटअप कर लेते हैं और बस पाकिस्तान उतने ही पैसे भेजते हैं जितने पाकिस्तान में हम पेरोल दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो अभी इन्होंने टैक्स क्रेडिट रिजीम कर दी, उससे बहुत सारी कंपनीज ये करेंगी भी कि दे विल ओपन अ होल्ड को इन दुबई और वहां से सिर्फ पेरोल के पैसे पाकिस्तान भेजेंगी, बिकॉज उन्हें श्योर भी नहीं है कि उन्हें प्रॉफिट जो क्लेम कर रही है उस पर एग्जाम्शन मिलेगा कि नहीं। और ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमारे सेक्टर में 80 to 90% कंपनीज जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी ओन करते हैं, वो सिर्फ उतने ही पैसे पाकिस्तान भेजेंगे जितने यहाँ पे खर्चे हैं, दैट्स इट, एंड वी डोंट वांट दैट। हमें अपने सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा पाकिस्तान में लेके आए, हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। हमें एक मेक इन पाकिस्तान का हमने प्रपोजल दिया था पाशा ने कि जी हमारे मुल्क में देखें, अब ये स्ट्रीम यार्ड है, हम ये यूज करें, बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग करता। जूम है, उसकी लाखों करोड़ों डॉलर की सब्सक्रिप्शन पाकिस्तान से जा रही है, हमारा अपना कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो व्हाट इज द गवर्नमेंट प्लान ऑन इनोवेशन कि जी अगर कोई लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन लोकल प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट में अडॉप्ट किया जाए। इंडिया ने और सिंगापुर ने इस पे बहुत काम किया है। इंडिया ने अपने लोकल सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया कि गवर्नमेंट उनको प्रोक्योरमेंट करे। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर ही गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे बिड कर रहा होता है और वो विदाउट एनी बिडिंग जो है वो एक गवर्नमेंट की का जो सेक्टर है वो दूसरी गवर्नमेंट के सेक्टर को प्रोजेक्ट अवार्ड कर रहा है, और आईटी सेक्टर के लिए ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर है। आपके लिए कितना बड़ा अलमिया है कि आपका अपना डिजिटाइजेशन का कोई बजट ही नहीं है। एफबीआर को आप देखें तो वर्ल्ड बैंक आपको डिजिटाइज कर रहा है, पीपीआरए को देखें तो वर्ल्ड बैंक आपको पैसे दे रहा है। अच्छा, वो जब आपको पैसे देते हैं डिजिटाइज करने के लिए तो वो आपको कहते हैं कि आप उन्हीं के कंसल्टेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जी आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट को प्रोजेक्ट दें और लोकल कंपनी को कोई इंसेंटिव ना दें कि वो ये प्रोजेक्ट विन करें, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो उसी तरह रह जाती है। तो इसमें बड़े स्पेसिफिक प्रपोजल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हैं, एग्जाम्शन के हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का हमने प्रपोजल दिया था पाशा ने। वज़ीर खजाना के टेबल पर हैं ये प्रपोजल्स? जी फॉर्चुनेटली हुआ ये कि बजट के बाद उनको पता लगा कि वी आर नॉट हैप्पी विद द प्रपोजल और हमारे लिए सेक्टर में कुछ, हमारे लिए इस प्रपोजल में कुछ नहीं है। तो उन्होंने आई थिंक फिर अपनी टीम को एडवाइस किया कि जी इंडस्ट्री से आप पूछें कि व्हाट आर द प्रपोजल। तो अब हम उनके साथ डिस्कशन में हैं। उनका इंटेंशन ठीक है, आई थिंक उनके पास टाइम कम था क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए आए। हमें लग रहा है कि इंटेंशन है कि दे वांट टू डू समथिंग फॉर द सेक्टर। बट देखिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिशान साहब कुछ ऐड कर रहे हैं इस पे, आप बताएं जरा बरकान साहब। जिशान मर्चेंट साहब ऑफ कोर्स वो टैक्स एक्सपर्ट है, वो कहते हैं न्यू इनकम टैक्स लॉ इज they are obliged to file sales tax returns which otherwise they are not liable to file with FBR, otherwise they will not receive tax credit. Further, they are also obliged to withhold tax and file statements. These steps are going to discourage the IT sector. हाँ जी, जिशान साहब की मैं बात का जवाब ये दूंगा कि अभी उन्होंने ये कहा है कि क्रेडिट रजीम वो लाए हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी अगर आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन तब मिलेगी जब आप तमाम और एरियाज में एफबीआर के साथ कंप्लायंट होंगे। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइलिंग। अच्छा, सेल्स टैक्स रिटर्न तो अगर मैं लोकल काम कर रहा हूं तो मुझे वैसे ही फाइल करना ही करना है, लेकिन अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो मुझे सेल्स टैक्स रजिस्टर करने की क्या जरूरत है? मैं तो सेल्स टैक्स 0 रेटिंग के साथ एक सबमिशन कर दूंगा। तो व्हाई आर यू फोर्सिंग मी एंड अ स्मॉल बिजनेस टू डू एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन व्हिच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड? ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि तमाम मैं टैक्सेस पे करूंगा, फिर कमिश्नर डिटरमिन करेगा कि जी ये टैक्सेस बरगान साहब ने पे किए हैं, फिर मैं इनको एग्जाम्पशन दूंगा, नहीं तो मैं इनकी एग्जाम्पशन रिमूव कर दूंगा। अच्छा, ये वैसे उन्होंने निकाल दिया, लेकिन ये कैसी एग्जाम्पशन है? अच्छा, इस एग्जाम्पशन का नुकसान ये होगा कि जो कंपनीज नेट में नहीं है वो कहेंगी कि हम अपने आप को विजिबल ही नहीं करते, हम डायरेक्ट रेमिटेंस, पर्सनल रेमिटेंस के अकाउंट में पैसे मंगवाते रहते हैं। और बहुत सारी कंपनी, स्मॉल कंपनीज, फ्रीलांसर के पर्सनल अकाउंट्स में पैसे आते हैं एज पर्सनल रेमिटेंस। तो होगा ये कि जब सेक्टर को अनश्योर होगा कि वो उनको एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी तो वो पैसे मंगवाएंगे नहीं। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट आ गया, रेगुलेटरी माइंडसेट। वो रेगुलेटरी माइंडसेट ये आ गया, ख्वाहिश आ गई एफबीआर के अंदर कि जी हम किसी तरह इस सेक्टर को रेगुलेट करें, हम किसी तरह ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं इनको फोर्स करें कि वो पाकिस्तान पैसा लेके आए। सो फॉर एग्जांपल ख्वाहिश ये है कि अगर एप्पल पाकिस्तान में एक ऑफिस खोल लेती है और उसमें 500 बंदे रख लेती है
तो RFBR वुड वांट कि एप्पल अपने ग्लोबल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान लेके आए। ये कैप्टिव ऑफिस के कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये होता है, आईटी सेक्टर में ये होता है, इंडिया में भी जिस तरह डिलॉयट है, ईवाई IBM के इंडिया में 2 से 2.5 लाख एम्प्लॉय हैं एक कंपनी अच्छा, एक कंपनी के 2.5 लाख में हमारे पूरे सेक्टर के 3 लाख है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। अब वो IBM सिर्फ पेरोल भेजता है इंडिया। अब इंडिया अगर फोर्स करना शुरू कर दे IBM को कि जी आप अपने ग्लोबल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पाकिस्तान लेके आए क्योंकि हम आपको पाकिस्तान से बड़ी वर्ल्ड क्लास सर्विस दे रहे हैं, वो कहेगा यार मैं यहाँ से रैप अप करता हूँ, मैं फिलीपीन चला जाता हूँ, मैं इंडिया चला जाता हूँ। तो मेन इशू ये है कि सेक्टर स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट नहीं किया जाता, यहां तक आप अपनी IT मिनिस्ट्री तक को कंसल्ट नहीं करते। उसी की पॉलिसी बनाई हुई पॉलिसी को आपने FBR के जरिए या फाइनेंस बिल के जरिए ओवरराइड कर दिया। और अगेन मैं इसमें ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जाता वरना पॉलिटिकल बात लगेगी, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पे वो इटसेल्फ बता देती है कि मतलब भाई अगर मैं ये मतलब एक बंदा जिसको IT का नहीं पता अगर आपने उसको मिनिस्ट्री में इतनी आम जगह पे, तो फिर क्या होगा, फिर मतलब फिर वही होगा जो हो रहा है बस। अच्छा अमीन, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं मैं उनकी ये तारीफ करूंगा कि वो जब भी हम उन्हें कहते हैं, आपने लिया मैंने लिया, मैं तो जनरल बात कर रहा था। हाँ, मिनिस्टर साहब हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन व्हाट इज द स्टैंडिंग ऑफ IT मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट इटसेल्फ? अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री IT मिनिस्ट्री से पूछ ही नहीं रही, या IT मिनिस्ट्री बार बार कह रही है हमें नोटिस आ रहे हैं उस पर कोई एड्रेस करे, 4 महीने हो गए हम कह रहे हैं, तो अगर उस पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो क्या होगा? आपको याद है ना पिछले वाले खालिद अबू सिद्दीकी साहब का जो स्टेटमेंट आपको याद है ना IT के हवाले से, IT मिनिस्टर ने कहा था कि मुझे तो था, तो मैं उस तनाज़ में, लेकिन सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें अगर ये बताएं, एक तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, आपने खुद बताया कि आपने कितना इंप्रूव किया है आपके सेक्टर ने, और अभी यानी कि मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पोटेंशियली इस साल जून तक ये जो फिस्कल ईयर क्लोज करेंगे वो $2.1 बिलियन तक हो जाएंगी हमारी IT एक्सपोर्ट। जबरदस्त 75% ग्रोथ है। फिर भी यानी इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बावजूद मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई ये सवाल करे कि भाई मसला क्वालिटी का है, आप प्रोडक्ट अच्छा ऑफर करेंगे तो भाई एक कॉम्पिटिटिव दुनिया है, आप जो तमाम तर रुकावटों के बावजूद भी आप एक्सेल करेंगे, तो इसके जवाब में आपके पास कहने को क्या है कि हम कितना क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दुनिया को, कि भाईजान हमारे पास ये है। मैं अगर बाहर बैठा हूँ, मुझे इंडिया भी एक प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, फिलीपींस से अलग ऑफर आ रही है और बरकान साहब ऑफर कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है अपने दिफा में कहने को, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के दिफा में कहने को? मैं भी टेक्सटाइल वालों की बात सुन रहा था, उनका इनपुट जो है वो कॉटन है, गुड कॉटन इज देयर इनपुट, और वैल्यू एडिशन वो करते हैं कॉटन के ऊपर। हमारा इनपुट जो है वो एक IT का ग्रेजुएट है, जिसको जो हमें मिलता है, जो यूनिवर्सिटीज फास्ट, नस्ट, लम्स जैसे ग्रेजुएट प्रोड्यूस करती हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हम लेते हैं और अच्छा काम करते हैं। अच्छा, अगर आपका ग्रेजुएट क्वालिटी अच्छी होगी तो जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छा होगा। सो मैं ये कहूँगा कि जो 5,000, 4,000, 35,000 में से ग्रेजुएट अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, उनको जो कंपनीज दे रही हैं वो अच्छा काम करिए। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में किस लेवल का प्रोडक्ट बन रहा है। kayak.com is an international number 1 travel website. kayak.com, KAYAK, ठीक है, राइट, a lot of people use that, made in Pakistan, ठीक है जी। EDX which is a global education portal, लाहौर की कंपनी ने बनाया है। अभी हमारी एक कंपनी है एपिक गेम्स के नाम से, सॉरी क्विक्सेल के नाम से, उसको ग्लोबल बहुत बड़ी एपिक गेम, पूरी दुनिया में जो गेमिंग में है सब एपिक गेम को जानते हैं, उसने एक बहुत बड़े सम के लिए एक्वायर किया है। कीप ट्रकिंग एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर है जिसने पिछले इस साल $190 मिलियन रेज किए हैं, पाकिस्तानी स्टार्टअप है। लेकिन आप सोचेंगे वो कहीं रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता, बिकॉज सारी कंपनीज बाहर हैं, वो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में कंपनी खोलें। दे हैव अ कंपनी बट दे डोंट ब्रिंग दैट $190 मिलियन टू पाकिस्तान। दे आर, उनका प्राइमरी कस्टमर बेस US में है, वो वहीं से सर्व कर रहे हैं, वहीं के इन्वेस्टर से रेस कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई है। So again, I'm taking specific names. They are doing amazing work, world class work. Good and relevant examples you have quoted. ये जरा ये सुनिए जरा, उमर ज़हीर साहब कहते हैं, how do you envision the impact of the proposed tax exemption for the special technology zones? Any discourse on this by the sector within the finance ministry? जी बिल्कुल, ये जो एग्जाम्पशंस थी, ये जब स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बनी थी तो हमने ही बेसिकली, पाशा ने ही, प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का मैं मेंबर भी हूँ, उसमें हमने एक पूरे इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस का एनालिसिस किया एंड वी टुक आउट 10 बेनिफिट्स जो उन मुल्कों में था, उनको हमने कंबाइन किया एंड वी गेव इट टू द स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के आप अप्रूव करा दे। थैंकफुली द प्राइम मिनिस्टर लेड ऑन इट फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने ये सारी की सारी एग्जाम्पशंस जो हैं वो दे दी।
ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन इंडस्ट्री, इसमें डेफिनेटली अभी स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की जरूरत है, कंसल्टेशन बढ़ाने की जरूरत है। वी डोंट फील कि जिस लेवल की कंसल्टेशन पाशा से इंडस्ट्री से की जानी चाहिए उस लेवल की कंसल्टेशन हो रही है। लेकिन अगर वो कंसल्टेशन की जाती है, अगेन अच्छा काम हो रहा है। तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जितनी जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगी, इसका एक्ट जब तक नहीं बनेगा, इसका एक्ट पार्लियामेंट से पास कराना होगा। ये एक्ट जब बन जाएगा, ये जितनी जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगी और इंडस्ट्रीज में मूव होना शुरू हो जाएंगी, उतनी जल्दी इसके बेनिफिट आना शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश ने 3 साल पहले ये करना शुरू किया है। दे आर मूविंग वेरी फास्ट ऑन इट। वो बड़ी तेजी से जोन्स बना रहे हैं आईटी के। हमें आई डोंट नो, हमें लैंड के इश्यूज होंगे, क्या इश्यूज होंगे, हमें इस पे काम करना होगा। और ये, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली यही है कि अभी जोन के आपने बेनिफिट दे भी दिए, तो टेक्निकली आज भी मैं किसी जोन में मूव नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज नो जोन टुडे। तो अगर मैं 6 महीने बाद जोन में मूव करता हूं तो मैं साल 1.5 साल बाद उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री में आना शुरू होगा। क्योंकि इन जोन्स के अंदर ये हमने आइडिया दिया था कि जी आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर सूटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। जिस तरह फिलीपींस ने आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस ओनली जोन्स बनाई हैं, आप उस तरह बनाएं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मेरे पास एक नॉलेज वर्कर आता है, मैं मैं इधर जाके मोटरवे के ऊपर एक जोन में आईटी का ऑफिस नहीं बना सकता। मुझे इस्लामाबाद के अच्छे मिडिल क्लास के वर्कर को ट्रैक करना है, आईटी के लिए ग्रेजुएट को ट्रैक करना है, वो मेरे ऑफिस आए काम करे, तो मुझे वो जोन जो है वो सिटी के पास या सिटी के अंदर चाहिए। और अगर मुझे वहां पे सारे बेनिफिट्स मिलते हैं तो देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, और मैं उसको टेकअप करके वहां से फिर हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो जोन है, मैं ये समझता हूं ये वो फर्स्ट लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स हैं कि अगर पाकिस्तान कोई आता है और कहता है कि जी मैं पाकिस्तान में क्यों सेटअप करूं, तो आप उसको एक लिस्ट दे सकेंगे पूरी की पूरी कि जी दिस इज व्हाई यू शुड सेटअप। जोन्स के वर्किंग के बाद आपका एक ही प्रॉब्लम रह जाएगा, वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये गवर्नमेंट के अपने बेनिफिट में भी है कि वो हमारे ग्रेजुएट्स पे काम करे, हमारे लोगों पे काम करे, उनको ट्रेन करे। आईटी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए तैयार है। आईटी इंडस्ट्री में वो लोग मौजूद हैं जो वीकेंड्स पे जाके और शाम पे जाके एकेडमिया में लोगों को पढ़ा सकते हैं, लेटेस्ट स्किल्स, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। इससे पाकिस्तान में सालाना 1 लाख से 2 लाख जॉब्स डेफिनेटली क्रिएट हो सकती हैं। ओके, सो आई रियली होप के हमने पहली मर्तबा फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से आईटी 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 बार बार सुना है, जिससे एक इंटेंट तो जाहिर हो रहा है। अल्लाह करे कि हम सिर्फ सुनने की हद तक ना रह जाए। और इस पर बात भी, जो आपने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि अगर रेलेवेंट मिनिस्टर खड़ा भी हो जाता है लेकिन उस मिनिस्टर की या उस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग ही नहीं है, तो अगर वो खड़ा हो गया और बाकी सब बैठे हुए हैं तो फिर शोभा भी पूरा बैठा हुआ ही रहेगा जाहिर। तो आई होप कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो इसकी रिकॉग्निशन, मुझे उम्मीद है कि रिकॉग्निशन है, और इसमें जितना ज्यादा इसमें वो है, ये तो एक विन विन सिचुएशन है सेक्टर के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। जॉब क्रिएशन हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो मैं आखिर में बस एक पॉइंट ऐड कर लेता हूं, फिर आप अपना फाइनल कमेंट दिएगा, फिर हम अगले स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे। उमर जहीर साहब कहते हैं, The G7 group signed a historic tax agreement recently to tackle tax abuses by multinationals and online technology companies on Saturday, agreeing to a minimum global corporate tax rate for the first time. How should Pakistan use this development as a tool to attract FDI in tech sector? Final comment, then I'll move on to the next sector. ये जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे डेफिनेटली मजीद इसको सोचने की और करने की जरूरत है। मेरा जो, क्योंकि मैं ग्लोबल टैक्स के मामलात या ग्लोबल टैक्स ट्रीटीज को नहीं जानता, बट मैं एक कमेंट इसमें करूंगा कि फॉर एग्जांपल अभी आयरलैंड से कोई टैक्स कर रहा है और आयरलैंड में वो 15% टैक्स पे कर रहा है आयरलैंड के अंदर, अब या 12% सॉरी टैक्स पे कर रहा है। अगर वो पाकिस्तान पैसे लाता है तो पाकिस्तान उसका कॉस्ट सेंटर है। अच्छा, पाकिस्तान अगर उसको टैक्स फ्री एग्जाम्पशन दे देता है और पाकिस्तान उसको पैसे यहाँ पे लाने में उसको फायदा होता है और वो यहाँ से इजीली बाद में टैक्स पे इंटरनेशनली भी कर सकता है फॉर एग्जांपल पैसे वापस भेज सकता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में टैक्स रेट 0 होने को हम अगर उसको इंसेंटिवाइज करते हैं कि वो पैसे आयरलैंड में रख के उनको टैक्स कराने की बजाय पाकिस्तान लेके आए और यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में रखे, जो कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हर वक्त बिजनेसमैन को डर होता है कि एफबीआर किसी भी वक्त पैसे निकाल लेगा अकाउंट से। तो वो अभी वो इंसेंटिव नहीं है पाकिस्तान में पैसे रखने का। हमें वो कंफर्ट देना होगा बिजनेसमैन को कि वो जो पैसे आयरलैंड में रख के, देखें अगर मैं अमेरिका में भी कंपनी खोलता हूँ तो मुझे अमेरिका में भी टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे टैक्स फ्री है, लेकिन फिर भी मैं अगर अमेरिका में पैसे रख रहा हूँ तो क्यों रख रहा हूँ? बिकॉज आई एम अफ्रेड कि मैं यहाँ पैसे लाऊंगा तो वो अकाउंट से कोई निकाल लेगा।
सो इस पे एक स्टडी डेफिनेटली होनी चाहिए और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन और मिनिस्ट्री को कहनी चाहिए कि हाउ वी कैन डू इट, क्योंकि हम G7 के अंदर नहीं है, हम वी आर आउट दैट, वी आर नॉट बाउंड टू इट अगर हम कोई एग्जाम्पशन देते हैं, बट डेफिनेटली IMF विल ट्राई। IMF ने इस साल भी कोशिश की कि आपकी एग्जाम्पशन रिमूव करा दे IT सेक्टर की, दे फोर्स्ड इट ऑन यू, जबकि बांग्लादेश ने अपने IT सेक्टर को भी टैक्स एग्जाम्प्ट कर दिया और फ्रीलांसर्स को भी एग्जाम्प्ट कर दिया। हमने इस साल फ्रीलांसर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हमने उस पे 1% रेवेन्यू पे टैक्स लगा दिया। सो दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग। थैंक यू सर। और ये बात तो सही है, मतलब ये तो अगेन आपने कहा कभी भी आके पैसे ब्लॉक कर देगा और उससे भी ज्यादा लोगों को अपनी इज्जतें प्यारी होती हैं, तो इस तरह का कोई अब्यूज या हैरेसमेंट हो जाए। और ये तो आप क्या है नहीं, जब वी हैव ऑन रिकॉर्ड करंट मिनिस्टर्स सेइंग कि वो नैप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं कि भाई ये PSGP उस तरीके से नहीं खर्च हो सकता, ये सारे मामला वैसे नहीं चल सकते जब तक ये जो खौफ की फजा है। तो जब आपका एक तगड़ा ब्यूरोक्रेट भी जो है वो साइन करने से इतना डर रहा हो कि भाई मैं साइन नहीं कर रहा या मैं अपने दफ्तर का एड्रेस देने को तैयार नहीं हूँ भाई इस टेंडर के लिए, कल को मेरी ऐसी तैसी ना हो जाए, तो फिर एक इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है वो तो ये सोचेगा कि भाई 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन ये रोज रोज की टेंशन नहीं चाहिए और इज्जत सबको प्यारी होती है। सो आई होप, अगेन मुझे उम्मीद है कि रिकॉग्निशन है इसकी, तभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार ये कहा है। आई होप कि ऐसा हो। थैंक यू वेरी मच सर फरकान साहब, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक्स। एक बार फिर मैं वही करूंगा जो कि मैं 4-5 मरतबा करने की कोशिश कर चुका हूँ। अब की दफा देखते हैं, अगर उनकी से हमें आवाज भी अगर आ पाए तो हम उनके पॉइंट सोच लें, उनसे सुन लें। फरीद आलम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम एक आध दफा और ट्राई कर लेते हैं, वरना फिर हम क्या उमर ज़हीर साहब की तरफ बढ़ेंगे हम क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए, बिकॉज हम अनफॉर्चुनेटली हमसे आवाज भी नहीं सुन पा रहे। या बारकान साहब से पूछें कि IT का हम क्या, वो कोई IT की ट्रिक बताएं जिसके जरिए हम कनेक्ट कर सकें फरीद आलम साहब को, कि हम कैसे उनकी आवाज सुन सकते हैं, या हम, क्योंकि बेशक अगर हम सिर्फ उनको देख बेशक ना पा सकें, लेकिन अगर हम सिर्फ आवाज भी सुन सकेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ताकि हम कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कोई बात कर पाएंगे। फरीद साहब कुछ कहिएगा प्लीज, आई ट्राई वंस अगेन। फरीद आलम साहब, कैन यू हियर मी? फोन पे, यानी तो फिर यहाँ से सबको आवाज चली जाएगी, इस तरह होगा? आई डोंट नो जैसा नहीं है ना हमें। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे, हमने बारहा ट्राई किया है, लेकिन फरीद आलम साहब को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। सो फिर हम, ठीक है, तो यार हमने बहरहाल हमने बहुत सारे सेक्टर्स, हमने ऑटो इंडस्ट्री कवर कर लिया, हमने IT सेक्टर कवर कर लिया, टेक्सटाइल पे बड़ी जबरदस्त बात हो गई है, और टैक्सेशन के जो इश्यूज हैं उन पर हमने बहुत सारी बात कर ली। तो हमने बहुत सारे मेजर सेक्टर्स बहरहाल कवर कर लिए, कैपिटल मार्केट्स अब इंशाल्लाह फिर आगे कभी सही। तो अब मैं ये चाहूंगा इस पूरे सेशन के दौरान हमें जबरदस्त बड़ा इनपुट भी देते रहे, और सवालात की सूरत में भी और तजावीज़ की सूरत में भी। तो मैं आखिर में चाहूंगा कि चेयरमैन ACCA पाकिस्तान अमेंदी उमर ज़हीर साहब, उमर ज़हीर मीर साहब, आप प्लीज हमें बताइएगा आज की सारी डिस्कशन की रोशनी में, और वैसे भी कि आपका जहन क्या कहता है इस सारे मामले को लेके। उमर साहब की भी आवाज नहीं आ रही। उमर साहब, आई कांट सी यू एंड आई कांट हियर यू। या उमर साहब, आप बेशक अपनी वीडियो ऑफ कर दें, चूंकि अब तो खैर वीडियो भी आ रही है वैसे, लेकिन बहुत ही ब्लर। आप बेशक वीडियो ऑफ कर दें ताकि हमें सिर्फ अगर आवाज भी आपकी आ सके तो इट विल सर्व द पर्पस इंशाल्लाह। सो हमें अनफॉर्चुनेटली उमर साहब की भी आवाज, सर आप एक दफा रिकनेक्ट कर लें अगर बेशक, तब तक मैं भी एक रिकैप दे देता हूँ। और चूंकि हमें आवाज नहीं आ रही है अभी उमर ज़हीर मीर साहब की भी। हाँ ओके, वो रिकनेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आई रिकनेक्ट। जी प्लीज ये कीजिएगा रिकनेक्ट, ताकि हम आज का जो पूरा सेशन है हम इसको एक तरीके से अपने तौर पे कंक्लूड कर सकें उमर ज़हीर मीर साहब के आखिरी कलामात से। तो अगर हम अपने तौर पे भी वो करें, कंक्लूड करें, तो जनाब टैक्सेशन में हमारी बात हुई ज़ीशान मर्चेंट साहब से। आई थिंक 5800 का, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, तकरीबन ये टारगेट गवर्नमेंट ने किया है। पिछला रिजीम था 5 फिस्कल ईयर्स में हम 1900 अरब से 3800 अरब तक हम टैक्स रिटर्न्स को लेकर गए थे, यानी टैक्स रेवेन्यू को लेकर गए थे। फिर
इसमें इस गवर्नमेंट के पहले साल में तो जाहिर है हम तो माइनस में चले गए थे, जैसा पाकिस्तान की हालिया तारीख में पहली मरतबा हुआ था। दूसरे साल में भी हम रिवाइज टारगेट को भी मीट नहीं कर सके थे, उसमें कोविड का फैक्टर आ गया था, लेकिन कोविड के बाद जो रिवाइज किया वो भी मीट नहीं कर सके थे। और तीसरे साल अब अभी इस साल के बारे में जिशान मर्चेंट साहब ने लफ्ज एम्बिशियस इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं 5,400 अरब तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो अगला 400 अरब है वो फंसेगा। अब इसमें बहुत सारे सवालात भी हैं कि पेट्रोलियम लेवी और वो उससे पैसे पूरे करेंगे। जब पेट्रोलियम लेवी और उसको पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो आगे भी आएंगे, तो फिर उसको क्या चैलेंज होगा। तो बहरहाल जिशान साहब की गुफ्तगू का खुलासा ये था कि अगेन आपने ना कहते भी जो है वो सैलरीड क्लास को आपने एक अंदाज से मेडिकल की मद में टैक्स कर दिया है, उससे आपको इजाफी 10 अरब मिलेगा, लेकिन एक सैलरीड क्लास के बंदे के लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहरहाल उसकी दूसरी साइड भी बताई है, और प्रोसीजरल इश्यूज में बहरहाल उन्होंने भी बहुत सारी बात की है। मैं मीनवाइल देख भी लेता हूँ, उमर साहब आप मुझे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन अगेन इट इज अ वेरी ब्लर पिक्चर व्हिच आई कैन सी राइट नाउ। कुछ कहिएगा सर? नहीं, मीनवाइल फरीद भाई अपोलोजाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो केपीके में है, जिसकी वजह से वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के उनको इश्यूज हैं, से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मूविंग ऑन, ऑटो सेक्टर पे हमें बहुत वाजे तौर पे जो हमारी मौजूद स्पीकर साहब थी, उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ जो हालिया इकदाम उनका तस्करा जरूर किया, लेकिन वो बहरहाल उनको ये लगता है कि ये इकदाम नाकाफी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से उन्होंने कहा कि सिर्फ अनाउंस कर दिया अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट से काम नहीं चलेगा, वो मुसाबिकती माहौल भी होना चाहिए जिसमें ये चीज परवान चढ़ सके, और उस माहौल की अभी कमी है, उसमें अगले कई और साल चाहिए जिसके बाद वो माहौल हो सके। और उन्होंने अच्छी तजवीज दी, मेरा ख्याल है अच्छी बड़ी रेलिवेंट बात है, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात दी है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे जो प्रोजेक्ट है, मसलन मेट्रोज वगैरह, आप उनको पहले इस पर ट्रांसफर करें तो वो आपका एक जो एनवायरमेंट से मुतालिक जो नैरेटिव है वो उसको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसको भी सपोर्ट करेगा, और एक एग्जाम्पल भी सेट होगी, एक मॉडल भी सेट होगा, और फिर इस तरीके से चीजें आगे चल सकेंगी। बट अहम तरीन बात जो कि हमारे पैनलिस्ट ने भी नोट की और खुद हमारी स्पीकर साहिबा ने भी उस पर अग्री भी किया, वो ये कि भाई बिल्कुल बेसूद हो जाएगी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट अगर ये फायदा एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचता है तो, बल्कि ये तो उल्टा नुकसान हो जाएगा इसका कि गवर्नमेंट की किट से पैसे कम भी रिसीव कर रही है गवर्नमेंट टैक्स एग्जेम्पशंस देके, और अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, गैप वाइडन हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। तो फिर तो ये बाइक से कार पे लाने की जो पॉलिसी है वो इटसेल्फ बेकार हो जाएगी अगर हम ये नहीं कर सके। तो ये ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ से हमें ये एक इनपुट आया जो कि बड़ा ही रेलेवेंट है मेरा ख्याल है। मीनवाइल जैसे ही उमर साहब कनेक्ट हो जाए तो आप बताइएगा मुझे, और वो आप उमर साहब को आप कहिएगा ताकि हम देख सकें कि आपकी हमें ऑडियो कनेक्टिविटी किस तरह की फील हो रही है या नहीं। या आई डोंट नो, अगर चाहे तो फिर मुझे रिटन फॉर्म में दे दें तो मैं वो पॉइंट्स पढ़ दूंगा, व्हाटएवर इज पॉसिबल और व्हाटएवर इज प्रैक्टिकल। अब टेक्सटाइल सेक्टर पे जुबैर मोतीवाला साहब ने बहुत सारी एग्जांपल्स देकर ये बताया, बल्कि जीरो रेटेड रिजीम के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इस इंडस्ट्री को इसका फायदा हुआ था, और अब जो है उसका उल्टा इम्पैक्ट हो रहा है, और उसका और बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जुबैर साहब ने बताया कि आप देखिए कि हम टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स के नंबर्स में इजाफे के बावजूद नंबर ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में किस तरह कमी हो रही है, जिससे पता चलता है कि अगेन द गैप इज वाइडनिंग, और जो बड़ा एक्सपोर्टर है वो तो कर रहा है लेकिन छोटा एक्सपोर्टर है वो फारिग हो रहा है, जो कि हम कोई भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जाहिर है ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में आए। तो उन्होंने जीरो रेटेड रिजीम के हवाले से ये अपनी एक दलील पेश की है, और ये भी वो कहते हैं कि उनकी फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है, कुछ नंबर्स फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि आप हमें ये नंबर्स दें, हम आपको ये देंगे। सो वो कहते हैं वो चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नंबर्स मीट होंगे, और गवर्नमेंट की साइड से भी ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि पूरी हमारी एक्सपोर्ट्स का, अब आप सोचिए कि हम एक्सपोर्ट इतना रोते रहते हैं, पूरी हमारी एक्सपोर्ट का 58% अगर एक सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उस सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना कितना ज्यादा जरूरी है। ये नंबर इटसेल्फ काफी है बात बताने के लिए कि आप सोचा आपकी पूरी एक्सपोर्ट का आधा नहीं बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा ये एक सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये 12 टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से कुछ अहम तजावीज आई, और 12 उसमें आखिर में ये भी वो कहते हैं कि जनाब ये ठीक है कि कोविड की वजह से बांग्लादेश और इंडिया की एक्सपोर्ट्स कम हुई है तो पाकिस्तान की तरफ आया है बायर। हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसा नहीं होगा कि जब कोविड का इम्पैक्ट सब्सिडाइज होगा, जो कि जाहिर हम सबकी दुआ भी है कि इंसानी जान से ज्यादा अहम तो कुछ भी नहीं, अल्लाह करे पूरी दुनिया में आसानियां हो, तो जब ये कोविड का इम्पैक्ट सब्सिडाइज होगा तो ये बायर दोबारा वहां नहीं चला जाएगा। तो उस पर जुबैर साहब कहते हैं कि जनाब एक बायर की साइंस ही होती है, एक्सपोर्ट की साइंस ही होती है कि अगर वो एक दफा कंफर्टेबल है तो फिर वहीं पे कंटिन्यू करेगा। हाँ, लेकिन अगर अगेन जो हमारा
जो मुखालिफ है वो अगर एक सस्ती प्रोडक्ट दे रहा होगा और हम उस प्राइस को मैच नहीं कर पाए तो जाहिर है बायर जो है वो सस्ते प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो इस हवाले से उनकी गवर्नमेंट से बात हुई है। वंस अगेन आई ट्राई, अगर उमर साहब सर कुछ कहिएगा प्लीज। उमर साहब कैन यू हियर मी? उमर साहब Can you hear me now? आई कैन हियर जी, यू। और I can मैं hear you. कहूंगा Can you hear me? अल्लाह नजरे बद से बचाए, बस नजर ना लग जाए बस, ये बहुत, क्योंकि आप बहुत साफ नजर आ रहे हो, बहुत साफ सुनाई दे रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी गुफ्तगू यहीं रोक देता हूं। मैं तो सिर्फ वो एक मैंने कहा चलिए कंक्लूड कर देता हूं इस दौरान जो वक्त मिला है। तो ओवर टू यू सर, क्या कहिएगा मुझसे? लग गई नजर, मुझे ये डर था, लग गई सर नजर, लग गई, नहीं आ रही आवाज। आपका मुस्कुराता चेहरा स्टिल हो गया और आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आप अगेन यहाँ देखिए, अगर सिर्फ ऑडियो से भी काम चल सकता हो तो हम उसको देख लेंगे, है ना? नहीं उमर साहब आप कुछ कहिएगा, मैं अपना माइक बेसिकली म्यूट करता हूँ, आप देखिए आप कुछ कहिएगा। नहीं सर, मैं एक लास्ट अटेम्प्ट कर लेता हूँ। मैंने सारे सेक्टर्स आपका वाला काम थोड़ा सा करने की मैंने कोशिश की है, सारे सेक्टर्स मैंने अपने तौर पे कंक्लूड कर दिए हैं। मैं आईटी सेक्टर पे भी एक दो बातें कर लेता हूँ, इतनी देर में आप रिकनेक्ट कर लें, हम एक लास्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि अगर ये हो पाए मामला। अब आईटी सेक्टर तो कमाल है, मतलब आईटी सेक्टर्स के जो नंबर्स हैं, खुद शौकत तरीन साहब जब ये नंबर्स दे रहे थे तो हम सब हैरान थे कि यार ये तो कमाल है वाकई, कि वो कहते हैं कि इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट्स ओवर 10 ईयर्स 10 सालों में आईटी एक्सपोर्ट्स में 100% का इजाफा किया है। तो भाई हम 50% भी अगर कर लें, हम 35 कर लें, तो हम कहां से कहां जा सकते हैं। गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी और इसका और कितना ज्यादा फायदा होगा। अभी सोचिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, आप जानते हैं कि जो करंट रिजीम है वो पिछले रिजीम पे क्रिटिसाइज करता है कि इन्होंने एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। उस रिजीम में जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी वो $25 बिलियन पे गए थे। इंडिया का सिर्फ आईटी का एक्सपोर्ट, हमारा पूरा एक्सपोर्ट $25 बिलियन था, हाईएस्ट जो था। इंडिया का सिर्फ आईटी का एक्सपोर्ट $25 बिलियन नहीं है, $50 बिलियन भी नहीं है, $75 बिलियन भी नहीं है, 150 बिलियन है। फिलीपाइंस का सिर्फ आईटी का एक्सपोर्ट $40 बिलियन है। हमारा पूरा एक्सपोर्ट जो है वो $25 बिलियन हो जाता है, तो हम जो है वो शादियाने बजाते हैं और हमारा आईटी एक्सपोर्ट $2 बिलियन होगा इस साल अगर हमने तीर मारा तो। तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम फैसिलिटेट नहीं करते, किस तरीके से एफबीआर हरासमेंट का डर रहता है, किस तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आता, किस तरीके से एक अजीबोगरीब शिक लगा दी गई कि अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा है तो वो अपनी जो ग्लोबल प्रॉफिट है उसका X% पाकिस्तान को देगा। वो क्यों देगा? इसलिए वो यहाँ पर आता ही नहीं है। इन सारे बैरियर्स को दूर करें और फिर देखेंगे क्या होता है। ये आईटी सेक्टर की तरफ से कुछ तजावीज आई थी। अब मैं आखिर में एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। उमर साहब कुछ कहिएगा सर। अब देखिए अगर हम आपको हारून साहब ये कह रहे हैं कि विल हैव टू स्किप उमर्स कंक्लूजन, फॉर्चुनेटली you have done justice with it already. I hope sir, I hope sir. So thank you very much. ठीक है, अभी जाहिर है टेक्नोलॉजी की वजह से हम कभी कभी ये कुछ चीजें जो कि हमारे हाथ में नहीं रहती, बट आई थिंक अच्छी खासी बात हो गई, बहुत सारे सेक्टर से बात हो गई। और ओके उमर साहब कह रहे हैं तो मैं आखिरी ट्राई कर लेता हूँ। बैक इफ यू वांट टू ट्राई फॉर श्योर। उमर साहब कुछ कहिएगा, ये हमारी तरफ से आखिरी एक ट्राई। I hope you are able to hear me now. No? I can hear you. आप बिस्मिल्लाह करें जब तक नजर ना लगे, जब तक। नहीं सर, हमें इसको कंक्लूड ही करना पड़ेगा। वो एक 2 सेकंड की खुशी होती है और जो कि इसके बाद खत्म हो जाती है, तो हमें इसको कंक्लूड ही करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जिशान साहब कह रहे हैं हो गया काम, हो गया जी। ठीक, हारून साहब कह रहे हैं वेल डन वसीला, थैंक यू वेरी मच सर। जिशान भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो हमारे आज के सारे स्पीकर्स हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि जिनसे बात नहीं हो सकी उनका ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनको ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ा है। तो जिशान भाई थैंक यू वेरी मच, जिशान मर्चेंट साहब और फरीद आलम साहब CEO एकेडी सिक्योरिटीज। अनफॉर्चुनेटली केपीके में बात हमारी उनसे नहीं हो सकी, लेकिन सर बहुत शुक्रिया। हिरा थैंक यू वेरी मच। CFO Al-Haj Automotive जिशान साहब कह रहे हैं थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जुबैर मोतीवाला साहब चेयरमैन BMG सर बहुत बहुत शुक्रिया। और बरकान सईद साहब चेयरमैन पाशा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इन सारी जो एक बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई है पिछले 2 दिनों में, इनकी बेसिस पर जो भी तजावीज़ हैं इनमें, वो इंशाल्लाह एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आगे रेलेवेंट प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। और अल्लाह करे कि उसका कुछ फीसद भी अगर हम इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब हो जाए तो मैं समझूंगा कि ये सेशन जो है वो हमारा कारआमद हो गया इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबका हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी सेहत रही तो इस तरह के किसी और मौके पर होगी मुलाकात इंशाअल्लाह।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।